हाँ जी बच्चों, तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। डिसोल्यूशन का मतलब होता है पार्टनरशिप फर्म का बंद हो जाना। और जब भी एक पार्टनरशिप फर्म डिसोल्व होती है, बंद हो जाती है, तो बंद ऐसी ही नहीं होती कि उसको सिर्फ ताला लगाया और बंद हो गई। उसमें हमें क्या करना पड़ता है कि एक पार्टनरशिप फर्म को बंद करते वक्त हमें यह ध्यान रखना होता है कि उस बिजनेस की, उस पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट होगी एक। ध्यान से सुनते रहना आप। उस बैलेंस शीट में कुछ एसेट्स होंगी और कुछ लाइबिलिटीज होंगी। बहुत ध्यान से सुनना। इस बैलेंस शीट को बताते बताते ही टॉपिक खत्म कर दूंगा, ऐसा समझ लो आप। इतना तगड़ा हिसाब किताब है इस वाले चैप्टर का। बस इस बैलेंस शीट को जैसे जैसे मैं बताता जाऊं, बस उसको समझ लेना। ठीक है, एक बार और मैं देख लेता हूं। हर हर महादेव। थैंक यू सर, आप कितने अच्छे हो, कितने प्यारे हो। हाँ जी बच्चे, आप भी बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो। पहली लाइव क्लास नहीं ली तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी जिस क्लास से ज्वाइन करोगे, मेरा पढ़ाया हुआ आपको वहीं से समझ में आने लग जाएगा। ऊपर वाले का आशीर्वाद है बस, और बड़ों की कृपा है, और भगवान का दिया सब कुछ है। आ जाएगा तुम्हें समझ में। तो अब मैं इस बैलेंस शीट को सिखाऊंगा। इस बैलेंस शीट से मैं तुम्हें पूरा डिसोल्यूशन समझा दूंगा। वैसे तो पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे, वो बात अलग है। पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और मेरी बातों को हल्के में मत लेना, बस बातों को सुनते रहना। एक बैलेंस शीट में एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड एक फर्म है, मान लो एक्स वाई जेड की फर्म है, और ये तीनों मिलकर बिजनेस चलाते हैं। इनका रेशियो 3:1 है कुछ। और अब इनका बिजनेस ये और रेशियो को और थोड़ा सिंपल करते हैं, 5:3:2 रखते हैं। इन तीनों का रेशियो 5:3:2 है, और इनकी बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज और एसेट है। और अब इनका बिजनेस बंद हो रहा है, पार्टनरशिप फर्म को क्लोज करने का उचित समय आ गया है। तो देखो कैसे बंद करते हैं। एसेट साइड आ जाओ। एसेट साइड में कैश लिखा होगा, बैंक लिखा होगा। आप कहोगे दोनों में से दोनों लिखे होंगे, एक भी लिखा हो सकता है, दोनों भी लिखे हो सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है। कैश और बैंक बैलेंस होगा। उसके अलावा डेटर्स हो सकते हैं, स्टॉक हो सकता है। उसके अलावा डेटर स्टॉक के अलावा फिर यहाँ पे मशीन हो सकती है, फर्नीचर हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, और भी हो सकती है, प्लांट हो सकती है, लैंड हो सकती है, कुछ कुछ हो सकता है, पर मैं कुछ ही पॉइंट लिखूंगा। उसके अलावा गुडविल हो सकता है, पेटेंट हो सकता है। इसके अलावा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हो सकता है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस मैं खुद लिखे जा रहा हूँ, आपको भी कुछ समझने की कोशिश मत करना। कभी कहो सर क्या लिखे जा रहे हो, मैं बस एक बात बताने की कोशिश करूंगा आपको 2 मिनट बाद। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में लॉस लिख देता हूं आपको समझाने के लिए। आपको लॉस लिखा नहीं मिलेगा, प्रॉफिट और लॉस लिखा मिलेगा, समझ जाना। एसेट साइड में प्रॉफिट और लॉस मतलब लॉस लिखा है। लाइबिलिटी साइड आते हैं, कैपिटल लिखी होगी एक्स वाई जेड। जनरल रिजर्व लिखा हो सकता है, और भी कोई रिजर्व हो सकता है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो सकता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो सकता है। इसके बाद कुछ लाइबिलिटीज हो सकती हैं, क्रेडिटर्स हो सकता है, बैंक लोन हो सकता है, मिस्टर एक्स लोन हो सकता है, मिसिस वाई लोन हो सकता है। उसके अलावा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हो सकता है। और उसके बाद इसका टोटल होगा। बैलेंस शीट बनी मिलेगी तुम्हें ऐसे। ये एक बैलेंस शीट बनी पड़ी है, एक बिजनेस है जो चल रहा है, एक्स वाई जेड तीनों चला रहे थे मिल बांट के अच्छे तरीके से। और चलाते चलाते कुछ प्रॉब्लम्स आई, कुछ प्रॉब्लम्स को फेस किया उन्होंने। फिर फर्स्ट क्लास है मेरी, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। राजकुमार फर्स्ट क्लास में ऐसा मजा आ जाएगा, तुम कहोगे भाई साहब मजा ही जो आ जाएगा, बस समझ लो। अभी पहले सुन लो, अभी मुझे बीच में कमेंट मत करो, ठीक है। थोड़ी देर बात करना, मैं मौका दूंगा आपको, मौका क्या दूंगा, मैं बोल दूंगा कि आप मुझे बताओ क्या क्या प्रॉब्लम है, कि किस तरीके का इशू है, तो मुझे फिर आप लोग बताना, ठीक है। अब सुनो मेरी बात को जरा ध्यान से, कि एक बिजनेस है, उस बिजनेस को एक्स वाई जेड बंद करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि उसको आगे चलाया जाए। हो सकता है बिजनेस को नुकसान वगैरह कुछ चल रहा हो, लॉस हो सकता है, बिजनेस में प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो हुआ क्या,
पार्टनर ने डिसाइड किया इस बिजनेस को बंद करना है, तो बंद करके ऐसे नहीं जा सकते कि सोचा और ताला मारा और चले गए, नहीं। उस बिजनेस में बहुत सारी एसेट्स हैं, मतलब एसेट है और लाइबिलिटीज हैं। जब तक इन एसेट्स और लाइबिलिटीज को ठिकाने नहीं लगा दिया जाएगा, ठिकाने का मतलब होता है कि जितनी भी एसेट्स हैं उनको सेल करना पड़ेगा हमें, और जितनी भी लाइबिलिटीज हैं उनकी पेमेंट करनी पड़ेगी। पेमेंट का मतलब चुकाना पड़ेगा, लाइबिलिटी का मतलब उधार, तो उन उधार को हमें उतारना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो आप जैसे ही बाहर निकलोगे, कदम एक स्टेप आगे ही बढ़ोगे, तुरंत की तुरंत तुम्हें सारे के सारे जो उधार देने वाले हैं वो बाहर आकर पकड़ लेंगे, कहेंगे भाई साहब कहाँ चले, आओ मिलो सजना, ऐसा कर देंगे तुम्हारे साथ। तो तुम बिना उधार चुकाए जा नहीं सकते। और अगर तुम्हें उनका उधार चुकाना है तो आपको अपनी एसेट्स बेचनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास सफिशिएंट कैश होगा तो आप बिजनेस बंद ही क्यों करोगे? अगर आपके बिजनेस का कैश फ्लो अच्छा है, इसका मतलब बिजनेस में कहीं ना कहीं लॉस चल रहा होगा। तो इस वजह से आपको अपनी एसेट्स को बेचकर उनकी लाइबिलिटी को चुकाना पड़ेगा। तो असली में डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म का मतलब एक बिजनेस को बंद करने का मतलब उस बिजनेस की एसेट्स और लाइबिलिटीज को बेचना और पे करना होता है। एसेट्स को सेल करेंगे और लाइबिलिटीज को पे करेंगे। अब जब एसेट्स को बेचा जाता है तो एसेट्स को बेचा जाता है तो पैसा आता है, कैश या बैंक में कहीं भी पैसा मिल सकता है वो, या फिर कभी कभी कोई पार्टनर भी टेक ओवर कर लेता है एसेट को। पार्टनर भी, जैसे बिजनेस बंद हो रहा है, फर्नीचर है, तो एक भी पार्टनर कहने लगा ये फर्नीचर तो मुझे दे दो, ठीक है, या फिर किसी मशीन को कोई पार्टनर टेक ओवर कर ले, ऐसा भी हो जाता है। तो कभी कभी हम अपनी एसेट को किसी उधार वाले को, जैसे उधार वाले मांगने को खड़े पैसा, हमने कहा भाई साहब पैसा नहीं है, कह रहा तो ये मशीन मेरी, तो कभी कभी हम अपने उधार लाइबिलिटी वालों को भी अपनी एसेट दे देते हैं। कभी कभी ऐसा भी होगा, क्वेश्चन में आएगा। क्या होगा कैसे होगा वो बात की चीज है। लाइबिलिटी वालों की बात करें तो लाइबिलिटीज को चुकाना पड़ेगा। अब चुकाएंगे मतलब पे करेंगे, चुकाना मतलब चुकाना हिंदी में बोलते हैं पे, रीपेमेंट करना है ना। तो जब हम लाइबिलिटी की पेमेंट करेंगे तो वही या तो हम कैश देंगे या फिर हम अपनी कोई एसेट दे सकते हैं उनको। तो कभी कभी कोई पार्टनर भी हमारे बिहाफ पे, मतलब एक बिजनेस है, तीनों को मिला के एक फर्म है, उस फर्म में कोई पार्टनर भी कह सकता है कि ठीक है भाई साहब अभी मैं पैसे दे देता हूं। तो अगर कोई पार्टनर लाइबिलिटी पे करेगा, इसका मतलब ये नहीं कि वो लाइबिलिटी उसी की थी उसने पे कर दी, नो, वो बिजनेस की लाइबिलिटी थी, और बिजनेस की लाइबिलिटी को कौन पे कर देगा? पार्टनर कभी कभी पे कर देगा। तो अब आपको सिनेरियो समझ में आ गया कि अब डिसोल्यूशन में करने क्या वाले हैं हम? एक बैलेंस शीट में जो एसेट लाइबिलिटी लिखी होती है उन एसेट लाइबिलिटी को बेचने और पे करने वाले हैं, और उन सारी एक्टिविटी को करने में हमारी एक हेल्प करने के लिए एक चीज का अवतार हुआ, एक चीज ने जन्म लिया, या हमारे अकाउंटेंट जो थे, जो अकाउंटिंग बनाने वाले, उन्होंने एक अकाउंट का इजाद किया जिसको रियलाइजेशन अकाउंट बोला गया। रियलाइजेशन अकाउंट वो अकाउंट होता है जो एसेट्स को बेच के उसका पैसा रियलाइज कराने में, पैसा आने में मदद करता है, और लाइबिलिटी वालों को उनका पैसा निकलवाने में, उनका पैसा उनको रियलाइज कराने में हेल्प करता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट एक बड़ा स्वीट सा अकाउंट है जो एसेट और लाइबिलिटी को खरीदने, बेचने और रिपे कराने का काम करता है, उसको रियलाइजेशन अकाउंट बोलते हैं। तो एक चीज अपने दिमाग में फिट कर लेना आज, अब से लेके बोर्ड का एग्जाम देने जाने तक या सीयूईटी का पेपर देने जाने तक, कि जब भी किसी एसेट को बेचा जाएगा एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन तो रियलाइजेशन अकाउंट तो यूज होगा ही होगा, और जब भी किसी लाइबिलिटी की पेमेंट होगी तो भी रियलाइजेशन तो यूज होगा ही होगा। अब मैं कंडीशन लगाता हूं, मैं पूरा डिसोल्यूशन इस बैलेंस शीट से सिखा दूंगा तुम्हें, गारंटी है इस बात की, टीचर ही कह दें, ध्यान रखना, समझाऊंगा तुम्हें मैं। अब सुनो, जब आप इन एसेट और लाइबिलिटी को रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू बेच रहे होगे, रीपे कर रहे होगे, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। अगर वो बात आपने ध्यान कर ली, याद रख ली, तो तुम्हें डिसोल्यूशन में पूरे नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता। जो जो बताता जाऊंगा चाहो तो नोट्स बना लो, लिखते चलो, हिंदी इंग्लिश, जैसे तुम्हें हिंदी इंग्लिश मिक्स करके, इंग्लिश इंग्लिश हिंदी फ्रेंच जो भी तुम्हें आती है उस लैंग्वेज में उर्दू लिख लो, जो मैं बताना शुरू कर रहा हूं अब। जब हमें बंद करना है तो हम सबसे पहले इन सारी एसेट और सारी लाइबिलिटी को रियलाइजेशन अकाउंट को सरेंडर कर देंगे। हम कहेंगे लो भाई साहब रियलाइजेशन अकाउंट, हमारी एसेट लाइबिलिटी पकड़ो और प्लीज बेच के आओ और इनकी रीपेमेंट करके आओ। ऐसे समझ लो घर में शादी है तो घर की शादी, घर में जिसकी शादी है उस परिवार ने जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति को दे दी कि आप कराना। जैसे होता है ना, इवेंट मैनेजमेंट का काम करते हैं, जाके मैरिज होम वालों को ही कह देते हैं भाई साहब बलो पकड़ो 20-25 लाख रुपए ब्याह करवा देना। अब वही डेकोरेशन करवाएगा, वही कैटरिंग करेगा, वही टेंट लगवाएगा, वही लाइटिंग, वही सब कुछ उसी का, डब्बे वब्बे जो बटने सब उसी को करने हैं, कोई बीच में नहीं, सब काम उसका। वैसे ही हमने रियलाइजेशन अकाउंट को अपॉइंट कर लिया, मैंने कहा भाई साहब आप आ जाओ हमारी एसेट लाइबिलिटी को रियलाइज करवा दो। ठीक है जी सर, आपने जो इंस्टाग्राम पे रील डाली है वो हेड और सब हेड वाली
उसमें जितने हेड और सब हेड हैं दिख रहे हैं उनको करने से बहुत, हाँ हो जाएगा, मैक्सिमम है वो, उसको करने से तुम्हें बाकी भी आइडिया लग जाएगा। और बेटा एक बात और बता रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे जो टीचर हम जैसे मैं डाल रहा हूँ या और भी कोई डाल रहा है ना, इसे कर लो इतना हो जाएगा, तो क्या आपको लगता है इतने से हो जाएगा? ये तो बस जो बच्चा नहीं भी पढ़ रहा है वो थोड़ा बहुत पढ़ ले, इनको तो एटलीस्ट ये सुन के कि कर लोगे तो हो जाएगा, कम से कम कुछ तो पढ़ के चला जाए। तो हम टीचर बहुत अच्छे दिल के होते हैं, बहुत साफ दिल होता है हमारा। ऐसे नहीं है कि फॉलोअर्स वगैरह, आपको तो पता है आजकल कौन किसको फॉलो कर रहा है, कोई भी नहीं करता फॉलो। मेरे वीडियो पे, एक वीडियो पे 1 मिलियन से ऊपर व्यूज हैं इंस्टाग्राम पे, फॉलोअर्स मेरे 2-2.5 हजार हैं। कहने का मतलब ये कि हमें फॉलोअर्स के लिए नहीं कर रहे, वो तो बस इतना सा है कि कोई बच्चा ऐसी रैंडम किसी के पास वीडियो पहुंच जाए, वो देख ले, उसको ऐसा लगे कि यार क्या पता इन 2 क्वेश्चन को करके मेरा हो जाए, तो वो 2 क्वेश्चन तो एटलीस्ट कर ले, तो बोर्ड में जाएगा तो कुछ तो लिख के आएगा, जो सरेंडर ही कर चुका है। तो उसके लिए भी करते हैं हम ऐसे। तो मैंने जो वो 2 क्वेश्चन लगाए उसमें काफी सारी चीजें के हेड सब हेड पे हैं, तो अगर बच्चा उनको पढ़ लेगा तो एटलीस्ट ऐसा तो होगा ना कि 3 नंबर का क्वेश्चन आया मतलब 6 पॉइंट आएंगे, 4 नंबर का क्वेश्चन आया तो 8 पॉइंट आएंगे, तो 8 में से वो 3 4 5 6 कुछ तो करके आएगा ना, इसलिए कर रखा है। ठीक है, अब जरा मेरी बात सुनो, फिर बीच में डिस्टर्ब कर दिया। ठीक है जी, ओके चलो। तो मैं कह रहा था कि हम रियलाइजेशन अकाउंट को अपनी सारी एसेट लाइबिलिटी हैंड ओवर कर देंगे। चलो जी हैंड ओवर कर दी, लेकिन जैसे रियलाइजेशन अकाउंट को हम कुछ चीजें हैंड ओवर कर रहे होंगे तो कुछ चीजें हैंड ओवर करते वक्त हमें एक बात याद रखनी होगी कि कैश और बैंक ये रियलाइजेशन को हैंड ओवर नहीं करने, क्योंकि रियलाइजेशन का काम होने वाला है एसेट को बेचना, और कैश बैंक को थोड़ी बिकवाओगे, क्योंकि एसेट इसलिए बिकवा रहे हो क्योंकि जिससे बेच के पैसा मिले, तो इनको नहीं बेचने के लिए देंगे। तो मतलब कैश और बैंक जो हमारी एसेट में लिखे होते हैं इनको रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं किया जाता। कैटर, स्टॉक, मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग, गुडविल, पेटेंट सब दे देंगे। लास्ट में लॉसेस लिखे हुए हैं, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस भी लॉस होता है या सस्पेंस होता, और प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस। तो जितने भी लॉस होते हैं वो भी कोई बेच, कौन खरीदेगा लॉस भी तुम्हारे, तो इसका मतलब लॉस का क्या करना है, तो लॉस भी रियलाइजेशन अकाउंट को नहीं दिए जाते। सर इसका मतलब तो ये हो गया कि जब हम अपनी एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे होंगे तो हम एक बात याद रखेंगे कि रियलाइजेशन अकाउंट में सारी एसेट ट्रांसफर हो जाती हैं एक्सेप्ट कैश और बैंक, और दूसरा कोई भी लॉस वगैरह लिखा हो उधर की तरफ। वेरी गुड, ये बात लिख लेना जहां तुम्हें मन करे। ऑल एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एक्सेप्ट कैश, बैंक और एनी काइंड ऑफ लॉस अपीयर इन दी बैलेंस शीट इन एसेट साइड। ठीक है, अब लाइबिलिटी की बात करते हैं। हमने कहा भाई साहब लाइबिलिटी वालों की पेमेंट करवा देना, उनकी उधारियां चुका देना। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन उधारी चुकाते वक्त याद रखना जो मालिकों का उधार होगा, जो लाइबिलिटी में मालिक ओनर्स की लाइबिलिटी होगी, ओनर की लाइबिलिटी को एक नाम दे दो इंटरनल लाइबिलिटी का मतलब उधार, इंटरनल लाइबिलिटी मतलब घर वालों की लाइबिलिटी, मतलब बिजनेस के मालिक की लाइबिलिटी, और एक्सटर्नल का मतलब बाहर वालों की लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी साइड में 2 तरीके की लाइबिलिटी होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल लाइबिलिटी मालिक की होती है, जो मालिक के द्वारा पैसा लगाया गया, मालिक से रिलेटेड हो, और एक्सटर्नल का मतलब बाहर वालों का। तो जब हम चुकाने के लिए देते हैं रियलाइजेशन को, तो हम रियलाइजेशन अकाउंट को बाहर वालों को उधार चुकाने के लिए देते हैं कि लो जी लाइबिलिटी पकड़ो, उतार देना उनका पैसा। तो इंटरनल का कोई, इंटरनल को देखते क्या यार ये तो क्या मालिक को तुम्हारा ही पैसा और मुझे अकाउंट बनवा रहे हो, तुम्हारा ही अकाउंट हूं मैं और तुम ही कह रहे हो मेरे हमारे पैसे दे, ऐसा तो नहीं हो सकता। मालिकों को तो पैसा तब मिलेगा जब बिजनेस में अगर कुछ बचेगा, क्या पता कुछ भी ना बचे और मालिकों को खाली हाथ हिलाते हुए जाना पड़े, माई गॉड हमारा तो बिजनेस बंद हो गया, बिजनेस बंद हो गया। लग तो ऐसा रहा लोग डांस कर रहे हैं लेकिन वे तो मातम बना रहे हैं, ऐसे भी होता है। तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी दी जाती है रियलाइजेशन अकाउंट को, तो मतलब कैपिटल नहीं ट्रांसफर करनी। पर ये रिजर्व लिखे हुए हैं कुछ, जर्नल रिजर्व, जिनके पीछे रिजर्व लिखा है वो तो प्रॉफिट का पार्ट है। तो प्रॉफिट को भी कौन क्यों बिकवाओगे तुम, प्रॉफिट वालों को किसकी पेमेंट, प्रॉफिट तो मालिक का है। तो जितने भी रिजर्व होते हैं उनको भी ट्रांसफर नहीं करना। बस एक रिजर्व याद रखना डिसोल्यूशन के टाइम पे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये एक ऐसा रिजर्व है जो डिसोल्यूशन के टाइम पे रियलाइजेशन में ही जाता है। आप कहोगे क्यों, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट एक एसेट होती है, मैंने लिखी नहीं इधर, इन्वेस्टमेंट इधर होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इधर। ये किसी एसेट से रिलेटेड रिजर्व है, इसलिए एसेट जब रियलाइजेशन में गई तो उससे रिलेटेड रिजर्व को भी ऐसे रियलाइजेशन में भेज दिया जाता है। तो जहां पे सारी लाइबिलिटी भेजी जाएंगी वहीं आईएफआर भी भेज दिया जाएगा। बस इतनी सी बात याद रखना, लिखोगे तो आपको याद रहेगा। क्या याद रहेगा कि सर जब भी हम रिजोल्यूशन करेंगे और रियलाइजेशन में एसेट लाइबिलिटी भेज रहे होंगे तो इंटरनल लाइबिलिटी नहीं भेजेंगे। इंटरनल मतलब ओनर से रिलेटेड पैसा, ओनर से रिलेटेड पैसा कैपिटल होती है, ओनर से रिलेटेड पैसा रिजर्व और प्रॉफिट्स होते हैं। प्रॉफिट रिजर्व भी नहीं ट्रांसफर करते, लेकिन एक रिजर्व ऐसा है जिसको ट्रांसफर कर दिया जाता है जिसका नाम आईएफआर है, जिसको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। आप फुल फॉर्म लिखना,
पर आप शॉर्ट फॉर्म भी लिखोगे मजबूरी में, जैसे तुम जल्दबाजी में कर रहे हो क्वेश्चन तो लिख देना, कोई बात नहीं, आधा नंबर कटेगा। 6 नंबर का क्वेश्चन आया तो आधा मार्क कट जाएगा, ज्यादा ज्यादा हद से ज्यादा कटा तो 1 कट जाएगा। लेकिन अगर आपका आई 1 रहा है तो फिर 1 मिलेगा, फिर कोई नहीं काट सकता। जैसे 6 में से आप 5 गलत कर चुके और 1 ही सही हुआ तुम्हारा, तो फिर तो 1 नंबर मिल जाएगा, फिर शॉर्ट फॉर्म से कुछ नहीं होता। हाँ, 6 में से 6 आ रहे हैं तो तुम्हारे पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, फिर कट जाएंगे। तो ये शॉर्ट फॉर्म लिखने का ये डिमेरिट है। अच्छा तो ठीक है, जितनी भी इंटरनल लाइबिलिटी इनको नहीं लिखना। उसके अलावा बाकी सारी लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, मिस्टर एक्स लोन। अच्छा देखो, मिस्टर एक्स लोन, मिस्टर एक्स, ओ मिस्टर एक्स, ये वो वाला एक्स नहीं है, एक्स हो गया यार, एक्स का नाम मत लिया करो भैया, दिमाग खराब हो जाता है। ये तो बेटा नाम है ना मेरे पार्टनर के, एक्स वाई जेड में क्या करूँ मैं, तो पार्टनरशिप में नाम ही एक्स वाई जेड, एबीसी, एलएमएन, पीक्यूआर ऐसे नाम होते हैं, तो ये वो वाला एक्स है। तो कहते हैं मिस्टर एक्स तो पार्टनर है, तो रियलाइजेशन अकाउंट देखते के साथ, और 1 मिनट, ये तो पार्टनर तुम हो और पार्टनर एक्स तुम्हारा लोन, तुम तो इंटरनल हो, तुम्हारा लोन मैं नहीं लिखूंगा, तो मिस्टर एक्स का लोन नहीं लिखा जाता। दूसरा, फिर यह लिखा है मिसेस वाई लोन, मिसेस वाई, क्या वाई अगर पार्टनर है तो वाई की वाइफ, मिसेस वाई तो वाई की वाइफ हुई, तो क्या वाई की वाइफ भी पार्टनर है? अगर वाई की वाइफ को तुम पार्टनर मान रहे हो तो बहुत बड़ा मतलब गलती कर रहे हो, गुनाह कर रहे हो, कलयुग भगवान माफ नहीं करेगा। पार्टनर की वाइफ को भी पार्टनर मानोगे? पार्टनर की वाइफ पार्टनर की पार्टनर है, बिजनेस में पार्टनर नहीं है, हमारे लिए भाभी है वो। तो भाभी का अगर लोन है वो नहीं आता बच्चे यहाँ पे, तो ये तो एक्सटर्नल मानो इसको, ये इंटरनल नहीं है। तो इसको भी क्या करोगे आप, रियलाइजेशन को दो, रियलाइजेशन का हाँ आन दो, वाइफ भाभी का लोन है हम पे करेंगे, हम पे करवाएंगे, बाहर वालों का है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, वो एम्प्लॉय का उधार है हमारे ऊपर, वो तो बाहर वालों की लाइबिलिटी मानी जाएगी। आपको याद हो, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, एम्प्लॉइज जो होते हैं ना, यूजर्स में एक्सटर्नल यूजर आते हैं। 11th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते थे, 11th क्लास में जब अकाउंट पहले दिन तुम्हारे टीचर तुम्हें पढ़ाते हैं तब ये बात बताते हैं। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ये भी बाहर वालों का पैसा है। इंटरनल सिर्फ क्या है, प्रॉफिट और मालिकों से रिलेटेड कैपिटल, ठीक है। तो अब क्या करना है, तो सर एक बात समझ में तो आ गई कि जब भी रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो इस तरीके की एक्सटर्नल लाइबिलिटी रियलाइजेशन में जाती है, और जितनी भी एसेट होती है कैश बैंक को छोड़ के और लॉस को छोड़ के, वो सारी एसेट भी कहां ट्रांसफर हो जाती है, रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो जाती है, और फिर इनको बेचना शुरू किया जाता है। अब देखो बेचा कैसे जाता है, अब जरा ध्यान से सुनना। रियलाइजेशन अकाउंट बनना स्टार्ट हुआ, ये वाली साइड डेबिट, ये वाली साइड क्रेडिट। इसमें जितनी भी लाइबिलिटी होंगी उनको उठा के इधर, लाइबिलिटी कैसी नेचर रखती है, क्रेडिट का, तो सारी लाइबिलिटी को क्रेडिट साइड, और एसेट का नेचर कैसा होता है, डेबिट का, तो सारी एसेट डेबिट साइड लाके लिख देंगे। वो वहां से उठाई है बैलेंस शीट में से, यहां लाके पटक दी, तो दो सारी एसेट यहां लिख देता हूं, सन्ड्री एसेट्स, सारी एसेट्स यहां लाके पटक दी। और एसेट को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, कुछ टेंजिबल एसेट है और कुछ इनटेंजिबल है। आप कहोगे सर ये क्या है, कुछ दिखाई देती है कुछ दिखाई नहीं देती। देखो डेटर दिखाई दे रहे होंगे, स्टॉक दिखाई दे रहा होगा, मशीन दिखाई दे रही होगी, फर्नीचर बिल्डिंग सब दिखाई दे रहा है, टेंजिबल। गुडविल इंटेंजिबल, दिखाई नहीं देती, सिर्फ महसूस करते हो, उससे बिजनेस अच्छा चलता है। पेटेंट भी दिखता नहीं है, ये इंटेंजिबल है। तो जितनी भी एसेट थी सारी उठा के मैंने कहां पे पलट दी, रियलाइजेशन अकाउंट में उठा के डाल दी। और जितनी भी लाइबिलिटी है बाई लाइबिलिटीज, वो क्रेडिट साइड लिख दी, क्योंकि लाइबिलिटी का नेचर क्रेडिट का है। कोई सी भी लाइबिलिटी हो, ऑल लाइबिलिटीज यहां लिख रखी है। आप कहोगे सर एसेट और लाइबिलिटी को ट्रांसफर किया तो इसकी जर्नल बन सकती है क्या? मैंने कहा बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा सवाल। लो जी जर्नल, साथ की साथ सारे भ्रम सारे जाले उतारते चलेंगे बच्चे। आओ, अगर एसेट्स को ट्रांसफर कर रहे हो, जितनी भी एसेट थी हम किसको सौंप रहे हैं, रियलाइजेशन को सौंप रहे हैं। मैंने कहा भाई साहब प्लीज पे करवा देना, बहुत आसान, सॉरी बिकवा देना भाई साहब, आपका बहुत आसान होगा। कहता ठीक है, रियलाइजेशन कहता लाओ मुझे 2 एसेट, बताओ। सारी एसेट को उठाना और रियलाइजेशन में किधर की तरफ ले जाना, डेबिट साइड है ना, एसेट डेबिट साइड डलती है रियलाइजेशन में। तो रियल एसेट को उठाया और रियलाइजेशन में किधर की तरफ ले गए, डेबिट साइड। रियलाइजेशन में डेबिट साइड लाके क्या रख दिए, ऑल एसेट, तो सन्ड्री एसेट लिख दूं, सन्ड्री को ना सारी एसेट्स रख दी। और जितनी भी लाइबिलिटीज होंगी, 4 लाइबिलिटीज, सर जितनी भी लाइबिलिटी होंगी उनको उठाना और रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड ले जाना। रियलाइजेशन में लाइबिलिटी क्रेडिट, तो जर्नल एंट्री में भी रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, क्या डेबिट, ऑल लाइबिलिटीज डेबिट, सारी लाइबिलिटी के नाम लिख के डेबिट कर देना। जैसे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बैंक लोन डेबिट, मिसेस वाई लोन डेबिट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड डेबिट टू रियलाइजेशन। सारी एसेट रियलाइजेशन डेबिट टू
डेटर टू स्टॉक टू मशीन टू बिल्डिंग टू गुडविल टू पेटेंट, सब एसेट इधर लिख दी। अब आप मुझे ये बताओ, जितनी बात मैंने अभी तक आपको बताई क्या आपको समझ में आई? अब लिखो कमेंट में। जल्दी जल्दी लिखो, टाइम मत लगाओ बिल्कुल भी। यहां तक आपको किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, क्रिस्टल क्लियर। एंट्री समझाओ, एंट्री दोबारा समझ लो। मैंने तो आपको ये बता रखा है, अगर अकाउंट में एंट्री डाल, अकाउंट बनाना गया तो एंट्री बनाने के लिए कुछ नहीं करना। 2 मिनट दिया करो। अच्छा ठीक है, नोट्स बनाने के लिए 2 मिनट दिया करो। ठीक है, 2 मिनट नोट तब बना लेना जब रिपीट देखोगे। अभी तो पढ़ान दो, मजा आ जाता है जब मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ ना, तो मेरा मन करता है कि मैं पहले बताता चला जाऊं, कहानी अपनी सुनाता चला जाऊं। ठीक है, क्लियर है ना? चलो तो सुनो, सारी एसेट रियलाइजेशन में डेबिट, क्योंकि जितनी भी एसेट होती है रियलाइजेशन में डेबिट साइड डाली जाती है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट ही होता है। जिस अकाउंट में कोई चीज जिधर लिखी जाए एंट्री में, वो अकाउंट ही डेबिट, और उसमें लिखी जाने वाली चीजें क्रेडिट में लिख दी जाती हैं। और अगर कुछ चीजें क्रेडिट साइड लिख रही हो तो अकाउंट जर्नल एंट्री में अकाउंट ही क्रेडिट है, उसमें क्रेडिट साइड लिखी जाने वाली चीजें डेबिट में आ जाती है। उल्टा हो जाता है, बस थोड़ा सा ऐसा समझ लो। ये देखो, जैसे लाइबिलिटीज क्रेडिट में ना, तो लाइबिलिटी क्रेडिट नहीं करनी, रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ है, रियलाइजेशन में क्रेडिट का मतलब रियलाइजेशन क्रेडिट है। और रीजन लाइबिलिटी, तो डेबिट में ये रीजन लिख दो। रियलाइजेशन डेबिट, तो रियलाइजेशन डेबिट ही होगा एंट्री में। रीजन एसेट, तो एसेट को रीजन में लिख दो, ये लिख रखा। रियलाइजेशन डेबिट एसेट की वजह से, रियलाइजेशन क्रेडिट लाइबिलिटी की वजह से। अब सुनो, अब एसेट और लाइबिलिटी को बेचना और पे करना शुरू करते हैं। तो पहले एसेट बिकवाते हैं, एसेट बेचनी शुरू करी। भाई साहब क्वेश्चन ने बताया फर्नीचर इतने में बेच दिया, बिल्डिंग इतने में बेच दी, मशीन का यो कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, मिला। तो जितनी भी चीजों को बेचा जाएगा उनको बेच बेच के मानते हैं पैसा। पहले ये मानो कैश आ रहा होगा, पैसा मिलना शुरू हुआ, तो ये काम कौन करवा रहा है? रियलाइजेशन करवा रहा है। तो एसेट को बिकते हुए भी कौन दिखाएगा? रियलाइजेशन दिखाएगा। तो जितनी भी एसेट है उनको बेचना शुरू करते हैं। क्वेश्चन ने बताया कौन सी चीज कितने में बिकी और बेच का आया होगा पैसा, तो इधर की तरफ आ जाओ, उल्टी तरफ कैश या बैंक लिखो। भाई एसेट डेबिट साइड है, अब रियलाइजेशन कह रहा है भाई मेरी भी तो जिम्मेदारी है, इनको हटाऊं बेच बेच के। तो अब रियलाइजेशन डेबिट में से इन चीजों को हटा हटा के बेचना शुरू कर रहा है। तो डेबिट में से कोई भी चीज हटाते हैं तो अकाउंट का रूल है, डेबिट को हटाना है तो क्रेडिट, क्रेडिट में से कुछ हटाना है तो डेबिट, प्लस को हटाना है तो माइनस, माइनस को हटाना है तो प्लस। कोई चीज अब रियलाइजेशन करेगा, रियलाइजेशन कर रहा है मेरे पास एसेट थी, लो हटाओ ना, रूप बदल दिया। एसेट लाइबिलिटी, एसेट देके गए थे, रियलाइजेशन ने कैश बना के दे दी हमको। इसने कहा मैंने डेटर से पैसा ले लिया, मैंने स्टॉक बेच दिया, मैंने फर्नीचर बिकवा दिया, ऐसा करके इसने लिखना शुरू कर दिया क्योंकि क्वेश्चन ने बताया होगा। ठीक है, मशीन, मशीन को बेचने के लिए जा ही रहे थे तो एकदम से हमारे एक पार्टनर वाई ने हाथ पकड़ लिया हमारा। वाई कह रहा है प्लीज रियलाइजेशन इसको मत बेचो, इस मशीन को मुझे दे दो, ये मेरे काम की है। हमने कहा देखो भाई साहब, बिजनेस बिजनेस होता है, मालिक मालिक होता है, मालिक अगर कुछ भी लेगा तो हम तुम्हारे अकाउंट से काटेंगे पैसा। जब तुम्हारी कैपिटल तुम्हें देंगे ना आगे चल के, जब अगर बचा पैसा तो कैपिटल में इतना पैसा कटेगा जितने रुपए की तुम मशीन ले रहे हो। वो कह लगा ठीक है। तो मैंने क्या करा, कैश आते आते रुक गया, कैश की जगह मैं पार्टनर कैपिटल लिख दूंगा। जिस पार्टनर ने, जैसे वाई है तो वाई कैपिटल अकाउंट, मैंने कहा वाई का नाम लिख देना। क्यों? क्योंकि इसने मशीन को लेने के लिए बात कर ली, हमसे मशीनरी ले रहा है। तो मतलब दो बातें हो गई सर, अगर कैश में बिकेगी तो कैश लिखेंगे और मालिक लेगा तो मालिक का नाम लिखेंगे। मैंने कहा हाँ वेरी सिंपल, यही करते हैं। और दूसरी तरफ अगर देखें लाइबिलिटी को पे करना है, तो लाइबिलिटी को पे करना है तो जैसे जैसे मैं उनकी पेमेंट करता जा रहा हूं, रियलाइजेशन कह रहा है लो जी क्रेडिटर तुम पकड़ो, लो जी बैंक लोन तुम पकड़ो, लो जी मिसेज वाई की वाइफ तुम पैसा पकड़ो। तो यहाँ पे कैश बैंक, लाइबिलिटी को कम करना है तो डेबिट साइड कैश या बैंक अकाउंट, और लाइबिलिटीज उतारने लग गए। हमने क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दी, हमने बैंक लोन की पेमेंट कर दी, और हमने वाई की जो वाइफ थी उसकी लोन की पेमेंट कर दी होगी। या चलो वाई की वाइफ की लोन का जो लोन है उसकी पेमेंट जेड करने को कह रहा है, जेड कह रहा है मैं दूंगा भाभी के पैसे। तो जेड वाई की वाइफ को पैसे देगा तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो जेड का उधार था और जेड ने पे करा अपना उधार, नहीं, बिजनेस का उधार था। हमने कहा जैसे कैश जा रहा है वैसे हम जेड कैपिटल लिख देंगे। हमने कहा जेड अगर तुमने पैसा दिया है तो ये पैसा तुम्हें मिलेगा आगे चल के, चिंता मत करो, क्योंकि तुमने मिसेज वाई का लोन पे किया है तो ये पैसा हम तुम्हें देंगे, तुम्हारा लोन नहीं है।
जैसे घर पे तुम्हारे कुछ काम था, मम्मी को कुछ बाहर से सामान मंगाना है, तो मम्मी कहती है अरे बेटा तू अपने पैसों में से लियो, मैं तुझे दे दूंगी वो पैसे। तो मतलब घर का सामान ला रहे हो तो घर का ही खर्चा है वो, तुमने अगर दे दिया पैसा तो तुम्हें थोड़ी देर बाद मिल जाएगा। तो ऐसी बिजनेस की जो लाइबिलिटी है वो बिजनेस को पे करनी है, अगर किसी पार्टनर ने पे कर दी तो पार्टनर को पैसा मिलेगा। तो इसलिए हमने कहा भाई तुम्हारी कैपिटल में डल जाएगा पैसा, चिंता मत करो, जब तुम्हें पैसा वापस करेंगे ना, कैपिटल वापस की जा रही होगी, तो तुम्हारी कैपिटल बढ़ा के दी जाएगी क्योंकि तुमने बिजनेस की मदद करी है। ठीक है जी, ओके। और सर अगर कोई एसेट उठाई और किसी लाइबिलिटी वाले को डायरेक्ट दे दी, तो मैंने कहा उसकी फिर कोई एंट्री नहीं बनानी, क्योंकि बेटा एसेट बेच के पैसा आता, उस पैसे को लाइबिलिटी वाले को देता, तब तो मैं लिखता। मैंने एसेट उठाई और लाइबिलिटी वाले को पकड़ा दी, तो उसकी कोई एंट्री पास नहीं करनी। कितनी बात समझ में? बहुत बढ़िया। इसके बाद फिर इसको कर देते हैं टोटल, और टोटल करने के बाद जो आंसर आता है, या तो प्रॉफिट, मतलब अगर क्रेडिट साइड एसिड बेच के पैसा ज्यादा आया और पेमेंट जो की है वो कम है तो प्रॉफिट आएगा, और अगर खर्चा पेमेंट ज्यादा हुई है और बेच के पैसा कम आया है तो लॉस होगा। प्रॉफिट लॉस पार्टनर्स में रेशियो में बढ़ जाता है, जैसे कि हम पार्टनरशिप में करते ही हैं चीजों को बांटने का काम। तो बस इतना है ये रियलाइजेशन का काम, और ऐसे ही एंट्री। अब क्या हो गया सर इसकी एंट्री बताना जरा। मैंने कहा देखो पहले सारी एसेट और लाइबिलिटी लिख ली, अब एसेट और लाइबिलिटी को बेचने की बात करते हैं। तो जैसे एसेट बेची गई तो जितनी भी एसेट बेची जाती है उनको बेचा किधर जाता है सर? सारी एसेट पहले रियलाइजेशन में डेबिट साइड लिखी जाती है, रियलाइजेशन डेबिट किया जाता है, उसके बाद रियलाइजेशन कहता है मैंने बेचूंगा और बेच बेच के मैं क्रेडिट साइड बिकवाऊंगा। तो हमने कहा जब सेल करेंगे एसेट्स को तो रियलाइजेशन क्रेडिट। तो जब भी दिमाग में फिट कर लो बेटा, जब भी एसेट को बेचा जाएगा तो रियलाइजेशन क्रेडिट होगा, और डेबिट में कैश आएगा या बैंक लिखा जाएगा। वो क्वेश्चन में आपको कि दोनों में से एक बताओ, मैंने कहा कैश लिख देना। आप कह रहे हो सर कैश नहीं लिखता अच्छा लगता, मैंने कहा बैंक लिख देना। आप कह रहे हो सर दोनों दोनों लिख दे, मैंने कहा लिख दो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो कोई भी एंट्री जिसमें एसेट बेची जा रही हो उसमें कैश डेबिट होगा, क्योंकि पैसा आ रहा होगा, कैश एसेट है, एसेट आती है तो डेबिट होती है, और रियलाइजेशन का ही नाम है। कुछ बच्चे करते हैं मशीनरी सेल की जैसे, तो बच्चे मशीन लिख देते हैं। अरे भाई साहब मशीन है ही नहीं, मशीन तो रियलाइजेशन ने टेक ओवर कर ली, रियलाइजेशन काम करवा रहा है, तो रियलाइजेशन लिखो आप। तो जब भी एसेट बेची जाए रियलाइजेशन, कैश टू रियलाइजेशन। और सर अगर लाइबिलिटी की पेमेंट हो रही हो तो रियलाइजेशन में डेबिट साइड करानी पड़ेगी। भाई सारी लाइबिलिटी रियलाइजेशन में यहां लिखी है तो इनकी पेमेंट रियलाइजेशन में डेबिट साइड, तो जब भी लाइबिलिटी की पेमेंट कराओ तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करना। और क्रेडिट, कुछ बच्चे लाइबिलिटी लिख देते हैं, कर देते हैं गलती, मूर्ख मूर्ख बच्चे। कैश लिखो ना, क्योंकि पेमेंट किया होगा तो खर्चा हुआ, पैसा गया तो कैश है बैंक लिखना है। आप कहोगे सर दो ही एंट्री है, मैंने कहा हाँ। अगर पार्टनरशिप फर्म में डिसोल्यूशन हो रहा है और एसेट बेची जा रही है तो एंट्री एक है कैश टू रियलाइजेशन, और अगर लाइबिलिटी की पेमेंट कर रहे हो तो एंट्री एक ही है अभी भी, रियलाइजेशन टू कैश। आप कहोगे नहीं कैश में नहीं, पार्टनर को दी है हमने, तो लाइबिलिटी हमारे पार्टनर ने पे की। मैंने कहा अगर पार्टनर ने पे की तो मतलब तुम्हारे पास से पैसा नहीं गया, खाओ मम्मी कसम। अगर तुम बिजनेस हो और तुमने पैसा नहीं देके तुम्हारे पार्टनर ने पैसा दे दिया, तो पार्टनर ने दिया आपने थोड़ी दिया, तो इसका मतलब कैश ना लिख के पार्टनर का नाम लिख देना, जैसे जेड कैपिटल, जेड ने अगर पेमेंट की हो, मतलब लाइबिलिटी को पे करने की एंट्री तो अभी भी एक ही है। रियलाइजेशन टू कैश लिख के रियलाइजेशन टू जेड, जेड कैपिटल वाई कैपिटल एक्स, जो भी पार्टनर दे रहा है पेमेंट, क्योंकि बिजनेस के पास से कैश ना जाके बिजनेस पार्टनर की कैपिटल में डालेगा पैसा, तो कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। दूसरा, आप कहोगे सर एसेट बेची नहीं, मालिक ने हाथ पकड़ लिया, मालिक कह रहा है ये मशीन मुझे दे दो। मैंने कहा अगर बेची नहीं तो पैसा आया ही नहीं, तो एसेट बेच के एंट्री तो बनती है कैश टू रियलाइजेशन। अब कैश नहीं आया तो कैश की जगह पार्टनर का नाम लिखो, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, या वाई कैपिटल, राम कैपिटल, श्याम कैपिटल, जो भी पार्टनर का नाम है। तो एसेट बेचने की एक ही एंट्री, क्या ये याद करो और इसे को आसान करो। जब भी एसेट बेचोगे तो एंट्री में रियलाइजेशन क्रेडिट ही होगा, डेबिट में क्या होगा, कैश आया तो कैश, पार्टनर का नाम है तो पार्टनर का नाम डेबिट होगा। लाइबिलिटी की पेमेंट करोगे तो रियलाइजेशन डेबिट होगा हमेशा। अगर पार्टनर ने पेमेंट किया तो पार्टनर का नाम, और अगर आपने खुद पेमेंट किया मतलब बिजनेस ने, तो कैश या बैंक लिखा जाए। और अगर एसेट लाइबिलिटी आपस में एक दूसरे से सेटल कर लेते हैं तो कोई एंट्री नहीं होगी, तो कोई एंट्री नहीं होगी तो भी एंट्री होगी, नो एंट्री ऐसे लिखना पड़ेगा। बिना नो एंट्री लिखे नंबर नहीं मिलेगा। एक नंबर इसी चीज का है कि नो एंट्री लिखा है नहीं लिखा है, बच्चे को पता है नहीं पता है, क्या बोलते हो। एक और बात रह गई सर, सर सर सर, ये जो जर्नल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, ये आज भी वही जो है एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन पीएसआर, क्या करते थे वहां
फिर जितने भी रिजर्व होते थे, प्रॉफिट होते थे, पार्टनर्स में बढ़ जाते थे, आज भी बांटो। फिर जितने भी लॉस होते थे वो भी पार्टनर के अकाउंट से काट लिए जाते, आज भी काटो। आप कहोगे बांटते थे तो क्या, मैंने कहा जब भी पार्टनर को रिजर्व दिया जाएगा तो पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट, तो एक्स कैपिटल क्रेडिट वाई कैपिटल, 2x 2y 2z, डेबिट में जर्नल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वो बांटने का तरीका सेम। फिर लॉस में पार्टनर के अकाउंट से पैसा लिया जाता है, और मंत्र क्या था, पार्टनर से अगर पैसा लेना है तो पार्टनर के अकाउंट डेबिट टू लॉस। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस अभी रह रही है मेरी तरफ से। रियलाइजेशन का जो भी मैं बता सकता था, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं है रियलाइजेशन में, खत्म। मेरी तरफ से रियलाइजेशन खत्म, बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा। ये था मेरे आज का टॉपिक, यहां से शुरू हुआ। मैंने एक बैलेंस शीट दिखाई, बैलेंस शीट की एसेट लायबिलिटी को रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया और उनको पे करके दिखाया, और उसके बाद मैंने उसकी जर्नल एंट्री 4 मिनट में खत्म कर दी। मतलब मिनट तो ज्यादा हो गए। अब मैं क्वेश्चन पे आऊंगा, उससे पहले अब किसी का कोई डाउट हो तो मेरे सामने बेझिझक रख सकता है, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। आप चलिए जी, मैं हट रहा हूं स्क्रीन के सामने से। अब आप मुझे बताओ क्या दिक्कत आ रही है। मिसिज का लोन बिजनेस का कैसे, मिसिज वाई का लोन बिजनेस का लोन इसलिए है क्योंकि वाई जब बिजनेस को जरूरत हुई होगी तो बिजनेस चला होगा बैंक के पास, बैंक से लोन लेने जाता हूँ, तो वाई ने रोक के कहा, वाई कह रहा है बाहर से भी तो लोन लोगे, वहां पे भी तो ब्याज दोगे, मैं अपनी वाइफ से लोन दिलवा देता हूँ, बताओ लोगे क्या। मैं कहा बिल्कुल दिलवा दो। तो बिजनेस लोन ले रहा है, बाहर बैंक से न लेके वाइफ से ले रहा है, क्या दिक्कत है। सर नो एंट्री कैसे, अभी बताता हूँ। सर इंस्टाग्राम पर जवाब नहीं देते हो, डाउट में। बेटा पता है, देखो बहुत बिजी हूँ। अब ये यूट्यूब तो है नहीं, तो यहाँ पे तो मैं तुमसे सारी बातें शेयर कर सकता हूँ। यहाँ तो अब तुम मेरे ऐसे बच्चे हो गए हो जैसे मेरी ऑफलाइन बैच में बच्चे बैठे हुए होते हैं, तो वैसे हो अब तो मेरे लिए। तो मेरी बात सुन लो, सुबह पहले रहता है स्कूल, इतना अमीर तो हूँ नहीं, मुझे बहुत सारे काम है बेटा, मैं पैसे कमाने के लिए जगह जगह पढ़ाता फिरता हूँ। तो क्या है, मेरे एक दो होम ट्यूशन भी रहते हैं, पैसे के चक्कर में लेने पड़ते हैं मुझे। उसके अलावा मुझे स्कूल में भी पढ़ाना होता है, ऑफलाइन कोचिंग भी देनी पड़ती है, बैच लेना पड़ता है, फिर आपके लिए भी वीडियो बनानी पड़ती है बेटा। उसके अलावा मैं जब घर पहुंचता हूँ मुझे खाना भी खाना होता है, थोड़ी सी तैयारी भी करनी होती है। तो बहुत कम टाइम रहता है मुझे सब कुछ, बहुत छोटे छोटे से टाइम का गैप रहता है, 5-5 6-6 मिनट का, उसमें ही मैं पता है कपड़े बदल ले चला गया, स्कूल की ड्रेस, ऐसा करना पड़ता है। उसके बावजूद भी मैं मेरी बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ कि जितना मुमकिन हो मैं मैसेज देखूं और उनके रिप्लाई करूं। तो अगर आपको कब मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा ना, तो दिल से सॉरी बोल रहा हूँ, प्लीज माफ कर देना बच्चे। पूरा ट्राई करूंगा कि रात को अगर मुझे मौका मिला तो रात को, या फिर जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा ना, मैं आपके रिप्लाई करूंगा। सर नो एंट्री कैसे, डेथ क्लियर नहीं है सर, डेथ की दोबारा एक वीडियो आ जाएगी, चिंता मत करो। नो एंट्री कैसे, मैं अभी बताता हूँ नो एंट्री कैसे होगी। ओके सर, डोंट गाइस, राइट मत बता सर, स्क्रीन अलाउ कर दो, कर देंगे। डेथ क्लियर, डेथ को क्लियर करा देंगे बेटा, तेरे होते हैं, थैंक यू। अब समझ गए बस, हाँ मैं करा दूंगा पक्का। जो जो चीज प्रॉब्लम रहेगी ना, देखो यहाँ पे तो आपस की बात है, अब आपस में भाईचारा, भाईचारा ऑन टॉप है इस टाइम। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी इशू रहेगा ना तो उसको रिजोल्व कर दूंगा मैं, चिंता मत करो। अब देखो मैंने तो इस कोर्स की जो वो है ना एक्सपायरी डेट, वो आपके अकाउंट के पेपर के भी 2 दिन बाद की रखी हुई है। तो 2 दिन बाद वैसे उसका कुछ काम नहीं है, पर मैं सोच रहा हूँ कि अकाउंट के पेपर के बाद भी मैं लाइव आऊँ इसी पे, तुमसे डिस्कशन करने भी मैं यहीं आऊंगा इसी प्लेटफॉर्म पे। तो अभी पेपर तक का जो गैप है ना, अभी मैं तो इस कोर्स को, अभी आपको पता है सारा सिलेबस और ये जो सब कुछ कराना है, ये तो मैं अगले 10-15 5-6 दिन में करा ही दूंगा आपको। 4-5 फरवरी तक सब खत्म कर दूंगा मैं, वीडियोस डाल के लगातार ऐसे लाइव आके। तो उसके बाद तुम सोचो खाली थोड़ी पड़ रहेगा ये, मैं आपसे फिर भी मिलता रहूंगा। मैं आपसे किसी भी दिन लाइव टपक जाया करूंगा नोटिफिकेशन डाल के कि आज आज डाउट पे डिस्कशन करते हैं, बहुत सारी बातें। तो दिल का एक कनेक्शन होता है। प्रोफेशनली देखा जाए तो मैंने लिखी तो दिया है कि 13 वीडियो में सब कुछ खत्म करा रहा हूँ। 13 वीडियो कराने के बाद भी अगर आपके डाउट होंगे तो मैं आपसे मिलने आऊंगा, क्यों नहीं आऊंगा यहाँ पे। ऐसे ही जैसे ऑफलाइन क्लास है, इसे ऑफलाइन ही मानो तुम। तो सब कुछ होता रहेगा, टेंशन बिल्कुल मत लो, मिलते रहेंगे, अपने डाउट्स भी क्लियर करते रहेंगे। अगर डेथ वाले चैप्टर को जो हमने पीछे पावर कट वगैरह हुआ था उसमें कुछ गड़बड़ हो गई थी, तो वो जो वीडियो चल नहीं रही है ना आपकी, उसको भी दोबारा डाल दूंगा मैं बना के, एक 1 शॉट वीडियो बनाऊंगा और डेथ को पूरा अपलोड कर दूंगा। तो चिंता मत करो यार, टेंशन फ्री रहो, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चंस को शुरू करें अब। नो एंट्री कैसे हुई, अच्छा इसको समझ लो। मैं एक चीज बता रहा हूं, नो एंट्री क्यों होती है। जब तुमने भाई से क्वेश्चन कर ही लिया है तो भाई तुम्हारा जवाब भी देगा। मानो 2 मिनट के लिए सुनना बस। अब एक एसेट है और एक लाइबिलिटी है। नॉर्मल केस सुनना, एसेट को बेचता तो बेच के आता पैसा,
एसेट को बेचने की, अभी बताओ कोई बच्चा बताएगा एसेट को बेचने की एंट्री क्या होती है? सर आपने बताया जब भी एसेट को बेचा जाएगा, अब मैं एक ही नाम लिख रहा हूं, कैश टू रियलाइजेशन एंट्री होती है। मान लो पार्टनर नहीं ले रहा क्योंकि बाहर बेच रहे हैं इसको, कैश टू रियलाइजेशन। और लाइबिलिटी को पे करने की एंट्री क्या होती है? सर आपने बताया था रियलाइजेशन टू कैश। अब इस एसेट को इस लाइबिलिटी वाले ने टेक ओवर कर लिया, तो इसकी एंट्री तो यही बनाऊंगा ना, इसके लिए ये वाली एंट्री, इसके लिए एंट्री। क्योंकि जब दोनों ने आपस में एक दूसरे से डिस्कशन कर लिया तो कैश डेबिट, कैश क्रेडिट, रियलाइजेशन डेबिट, रियलाइजेशन क्रेडिट, तो एक दूसरे से कट गई ना चीजें। जैसे प्लस से माइनस, माइनस से प्लस कट जाता है, ऐसे अकाउंट में डेबिट से क्रेडिट, क्रेडिट से डेबिट कट जाता है। तो जब ये दोनों आपस में मिल लिए तो हमारी क्या जरूरत? हम कहते हैं भाई साहब हमारा क्या काम, तो हम बड़े बड़े अक्षरों में लिख देंगे नो एंट्री, ना ना ना, नो एंट्री, इसलिए नो एंट्री है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब वही वाला अपना पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर इसको थोड़ा छोटा कर दूंगा, इधर की तरफ इसकी एंट्रीज बना के दिखाऊंगा। एंट्री का क्वेश्चन आता है, 98% क्वेश्चन आएगा एंट्री का। रियलाइजेशन अकाउंट आएगा 2% अगर आया तो कुछ नंदू, बंदू, चंदू, 3 पार्टनर, तीनों का रेश, तीनों इतना है, डिसाइड कर रहे हैं फर्म को बंद कर देंगे, जर्नल एंट्री बना देना ट्रांजैक्शन की। आफ्टर वेरियस एसेट्स एंड आउटसाइडर लायबिलिटी हैव बीन का मतलब ऑलरेडी। एसेट और लाइबिलिटी, देखो कौन सी लाइबिलिटी? एक्सटर्नल, आउटसाइड मतलब एक्सटर्नल लाइबिलिटी, इंटरनल नहीं भेजी जाती। ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, सारी चीजें ऑलरेडी रियलाइजेशन के हवाले कर दी थी सारी। वेरियस एसेट, कैश और बैंक को छोड़ के, मैंने भी बताया ना कैश और बैंक मत भेजना, बाकी सब भेज देना। कहते हैं हमने कैश, बैंक और लाइबिलिटी को सबको, मतलब कैश बैंक को छोड़ के बाकी सब चीजें रियलाइजेशन को भेज दी थी। और हमने कहा था रियलाइजेशन भाई प्लीज हमारी एसेट लाइबिलिटी को बिकवाने का काम। ठीक है, कहते हैं 1,40,000 रुपए का स्टॉक था, नंदू ने टेक ओवर कर लिया डिस्काउंट पे, वो भी 30%। अब मैं इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूं। अब तुम कहोगे भाई साहब इतनी आसान एंट्री थी आज तक ना पता चली। अब पहले ये सुन लो, 1,40,000 की एसेट थी, पार्टनर कह रहा है इसे मुझे दे दो लेकिन 30% के डिस्काउंट पे। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, बिजनेस बंद हो रहा है तो तुम डिस्काउंट पे ले लो। 1,40,000 का 30% कैलकुलेट करो तो 1,40,000 का 30%, 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से 42,000। तो 1,40,000 की चीज में से अगर 42,000 का उसने डिस्काउंट मांग लिया तो 98,000 रुपीज का मैंने स्टॉक उसको बेचा। अब मुझे बताओ, फिर से सोचो, एसेट को अगर बेचेंगे तो रियलाइजेशन तो क्रेडिट ही होगा और कुछ नहीं होगा। और डेबिट में कैश पे नहीं बेचा, स्टॉक को किसने टेक ओवर किया? पार्टनर ने। और पार्टनर टेक ओवर करता है तो पार्टनर की कैपिटल लिखते हैं, तो नंदू कैपिटल 98,000, 98,000। बहुत सारे बच्चे ऐसे शक हो जाएंगे, हैं स्टॉक तो लिख ही ना रहे हो तुम। मैंने कहा एसेट बेचते वक्त, लाइबिलिटी की पेमेंट करते वक्त एसेट और लाइबिलिटी का नाम नहीं लिखा जाता। रियलाइजेशन का खेल है, सारा रियलाइजेशन का खेल है। जो चीज रियलाइजेशन में हो चली गई वो रियलाइजेशन की हो गई, अब उसका नाम निशान मिट गया। अब बताओ क्या सोचा था आपने इतनी आसान एंट्री रियलाइजेशन की? बेचते वक्त ये एंट्री बनती है बच्चों, एक बार लिख दो कि मजा आ रहा है, मतलब आसान लग रहा है, एक बार लिख दो प्लीज कि इजी, कितना इजी है बताओ। आज तक तुमने डिसोल्यूशन सोचा ही नहीं होगा, इतना आसान है। कैश टू रियलाइजेशन बोल रहा है एक बच्चा, बेटा कैश टू रियलाइजेशन की जगह नंदू टू रियलाइजेशन है। अच्छा आपने तो थोड़ी देर पहले लिखा था जब मैंने आपसे वो पूछा था पिछले वाला कि एसेट को बेचने की। डिस्काउंट वाली एंट्री, डिस्काउंट वाली तो कोई एंट्री नहीं होती बेटा, डिस्काउंट देने के बाद एंट्री होती है। डिस्काउंट का कुछ नहीं करना आपको, इजी पीजी, मजा आ रहा है। करंट अकाउंट नहीं लिख सकते, नो, सिर्फ कैपिटल लिखना है आपको, ठीक है जी। तो आप में से कुछ बच्चे सोच रहे हो सर ये 42,000 नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखना। 42,000 का कोई मतलब ही नहीं भाई, कट के पैसा आता है, कट के पैसा जाता है। काटने के बाद जो बचे उसका उसकी काम होता है डिसोल्यूशन। इसीलिए तो सबसे आसान चैप्टर लगता है मुझे, फ्री के नंबर है, पॉकेट में रखें। दूसरा देखो, क्रेडिटर जिसने 40,000 रुपए उधार दे रखे थे, कहते हैं स्टॉक को ले गया, 4,000 रुपए का स्टॉक उसने ले लिया। पहली बात तो मुझे बताओ, 40,000 रुपए के क्रेडिटर ने, क्रेडिटर होती है लाइबिलिटी और स्टॉक होता है एसेट। 40,000 में से 4,000 रुपए की उसने एसेट टेक ओवर कर ली, तो एसेट में से लाइबिलिटी वालों को टेक ओवर कर लिया तो उसकी कोई एंट्री नहीं बनती। तो देखो सेकंड वाले केस में ए लिख के लिखूंगा नो एंट्री। अगर मेरी किसी एसेट ने किसी लाइबिलिटी को टेक ओवर कर लिया, वो लाइबिलिटी ने एसेट को टेक ओवर कर लिया तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती, तो मैंने नो एंट्री लिख दिया। लेकिन सिर्फ 4,000,
उधार कितना है मेरे पे क्रेडिटर का 40,000, अगर 40 में से 4 गए तो 36 बचे, 36,000। कहते 36,000 वालों को चेक से पेमेंट कर दी। लो जी, अब बताओ लाइबिलिटी को पे करते हैं तो रियलाइजेशन क्रेडिट होता है या डेबिट? डेबिट। अब की बार कैश में लिख के क्या लिखूंगा? बैंक, क्योंकि चेक से पेमेंट करी है कितनी? 36,000। आप कहोगे सर इतना आसान, मैंने कहा जान मांग लो अब तो, बाकी सब तो तुम्हें पता ही चल चुका है। रियलाइजेशन टू बैंक, ये वाली एंट्री है। 4,000 के लिए कोई एंट्री नहीं, क्योंकि एसेट लाइबिलिटी टेक ओवर कर रही है, बात ही खत्म हो गई है। चलो जी थर्ड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। कहते हैं एक पुराना कंप्यूटर पड़ा था, बुक से खत्म हो चुका था, 4,000 में बेच दिया, जबकि इसकी वैल्यू कितनी थी मार्केट में? 10,000। 10,000 की 50,000 थी, 1 लाख थी, इससे क्या मतलब? बेचा कितने में? सोल्ड फॉर 4,000। था कितने का इससे मतलब नहीं है, हमें पैसा कितना मिला, क्योंकि डिसोल्यूशन पे तो बात इस चीज की चल रही है, आया कितना गया कितना। तो कितने रुपए मिले तुम्हें? 4,000 रुपए मिले। तो चलो जी एसेट बेची और बेच के 4,000 रुपए आए, एसेट को बेचते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। और बेच के आया, पार्टनर का नाम नहीं लिखा तो कैश लिखेंगे, 4,000 रुपए मिल गए। सोच सकता था क्या कोई आज से पहले कि डिसोल्यूशन चैप्टर इतना आसान है और 6 नंबर ऐसे मुफ्त के मिल जाते हैं क्या? मैंने कहा कैसी दिक्कत कहाँ आ रही है? चंदू ने लो, अब बेटे बेटे चंदू पार्टनर है और चंदू ने लोन दे रखा है, क्या लोन पार्टनर का लोन रियलाइजेशन से बनेगा? क्या पार्टनर के लोन में रियलाइजेशन यूज होगा? बोलो, पार्टनर के लोन में रियलाइजेशन का नाम आएगा क्या? क्या बोलते क्यों ना हो एएसडी कॉमर्स के वाल को? नो, नहीं, नेवर, एवर नेवर, कभी नहीं। आग लगा दो, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। ठीक है, नहीं आएगा, बहुत बढ़िया। तो सर फिर इसकी एंट्री नहीं बनेगी क्या? एंट्री तो बनेगी, एंट्री तो बनेगी, बस रुक जाओ भाई साहब, रुक जाओ रुक जाओ रे भैया, तुमने तो तहलका मचा दिया, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, नहीं आएगा। ठीक है ठीक है, रियलाइजेशन नहीं आएगा। पर क्या ये पे भी नहीं होगा? भाई पे तो करोगे। तो कैसे पे करते हैं? तो देखो इसको पे करने की एंट्री दिखाता हूं तुम्हें। जब लाइबिलिटी पे करते हैं तो रियलाइजेशन डेबिट होता है। तो अब लाइबिलिटी में रियलाइज, अब है तो ये भी लाइबिलिटी, लेकिन इसको पे करते वक्त रियलाइजेशन की जगह चंदू है ना, तो चंदू का लोन ही लिख दो सीधा। हमने कहा रियलाइजेशन तुम तो आए नहीं, क्योंकि लोन था तो लोन ही लिख दिया हमने तुम्हारी जगह। लो जी चंदू लोन डेबिट, क्योंकि पे किया है तो पे में तो वही बैंक बैंक का नाम लिखना है, बैंक या कैश। अब देख लेना यहाँ पे क्या थे, चेक से पेमेंट की है तो फिर होगा, मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, ये रहा चेक से पेमेंट की है तो बैंक लिख दिया। कितने रुपए? 1 लाख रुपए, तो पे कर दो। पार्टनर का लोन था, डायरेक्ट पे हो गया। कितना आसान, सो मच इजी। ये तो क्वेश्चन मैंने ट्राई करके दिखाया है, मैं तो तुम्हें वो डालूंगा, पीडीएफ डालूंगा, ठीक है, वहां पे अपलोड करूंगा पीडीएफ से। क्वेश्चन की प्रैक्टिस तुम्हें करनी है जर्नल एंट्री की। मैंने तो तुम्हें तरीका बता दिया कैसे क्वेश्चन होते हैं, ऐसी क्वेश्चन करोगे तुम, जितने भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ऐसी कर रहे हो, सारी एंट्री में यही देखना। मैं तो कह रहा हूं तुम अपनी बुक की इलस्ट्रेशन उधेड़ के फेंक दो अब। सब में डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, देखो जितनी एसेट बेची जाएंगी हर किसी में एसेट बेचते वक्त रियलाइजेशन क्रेडिट ना हो, नाम बदल देना आके। तुम यूट्यूब पर कमेंट में लिखाना कि भाई साहब झूठ बोलते हो, गलत पढ़ाते हो। और मैं तो कह रहा हूँ कल को जब मैं क्लास लेने आऊंगा तो पहले मैसेज में यही भर देना कि सर हमने अपनी इलस्ट्रेशन देखी, बुक किया, हमने इधर के क्वेश्चन देखे, उधर के क्वेश्चन देखे, हमारी मैडम सर ने, ट्यूशन वाले मास्टर ने कुछ कराया, हमने उसके देखे, उसने तो एसेट बेचते वक्त रियलाइजेशन को क्रेडिट नहीं कर रखा। अगर ऐसा लिख देना बेटा, उस दिन ही पढ़ाना छोड़ दूंगा। पर भाई गारंटी लेके कह रहा है कि जब क्वेश्चन आएगा तुम्हें नंबर मिलेंगे, सिर्फ एसेट को बेचते वक्त रियलाइजेशन क्रेडिट और लाइबिलिटी की पेमेंट करते वक्त रियलाइजेशन डेबिट होता है। अब अपोजिट में क्या लिखा जाता है तो डिपेंड करता है, अगर कुछ नहीं लिखा तो कैश लिखा जाता है, और पार्टनर का नाम है तो पार्टनर का नाम, और एसेट लाइबिलिटी ने एक दूसरे से आपस में संपर्क कर लिया तो नो एंट्री लिखा जाता है, बस इसके अलावा कुछ है ही नहीं। और जो चीज रियलाइजेशन में नहीं जाती उसको अलग से पे करते हैं ऐसे। भाई रियलाइजेशन नहीं लिखा तो हमने चंदू का सीधा लोन लिखा, क्योंकि ये एक ऐसा आइटम है जो रियलाइजेशन को कहता है तुम हाथ मत लगाना मुझे। पे करते वक्त वही बैंक लिखा है। अब देखो कितना आसान है। अच्छा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 24,000 वर रिकवर फ्रॉम डेटर्स विच वर रिटर्न ऑफ एज बैड। देखो डेटर एसेट होती है, एसेट वैसे डूब गई थी, पैसा डूब गया था, पैसा वापस आ रहा है, मतलब एसेट से पैसा आ रहा है। एसेट बेच रहे हैं, पैसा आ रहा है, रियलाइजेशन क्रेडिट, पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। कितने रुपए आ रहे हैं? 24,000। ये हो गई पांचवी एंट्री।
और देखो छठी एंट्री, कहते हैं बंदू वाज अपॉइंटेड लुक आफ्टर बंदू, ये रहा नंदू बंदू बीच वाला पार्टनर। बंदू को हमने इसलिए अपॉइंट किया कि भाई साहब आओ और डिसोल्यूशन का काम करवा देना, और इस काम को करने के लिए हम तुम्हें 26,000 रुपये देंगे। बंदू कहता है ठीक है मैं तैयार हूँ, और मैं इसके लिए खर्चा भी करूंगा, सारे खर्चे मैं करूंगा। एक्चुअल में खर्चा कितने का हुआ? 36,000 का। 36 का होता 50,000 का हो जाता, 5 लाख रुपए खर्च हो जाते, हमें कुछ मतलब नहीं है। अगर मेरा बंदू से एग्रीमेंट हुआ है कि हम तुझे 26,000 देंगे तो हम तुझे 26,000 ही देंगे, ऐसे समझो। मान लो आपका मैरिज होम है, आप शादियां करवाते हो, हम आपके पास आए, ध्यान से सुनना, मेरा हर एक एग्जाम्पल तुम्हारे बेटा बहुत काम का होगा। क्यों? क्योंकि मुझे अब 11 साल 12 साल हो गए ट्यूशन पढ़ाते हुए, कोचिंग पढ़ाते हुए, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट वगैरह में पढ़ाते हुए, अपने ही कोचिंग सेंटर में भी पढ़ाते हुए मुझे 10 साल हो गए हैं। उसके अलावा स्कूल में पढ़ाते हुए मुझे 5 साल हो चुके हैं। तो मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो मुझे ये बता मतलब मुझे ये समझने में हेल्प करता है कि जब मैं बच्चों को कोई बात एग्जाम्पल देके बताता हूँ तो वो बच्चा बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाता है। पता नहीं आप भी शायद कर पाओगे, क्योंकि आप भी उन सब बच्चों जैसे ही हो, और मैं भी अभी भी वही हूँ जो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। तो इसको ऐसे समझो कि आप मैरिज होम, एक मैरिज होम है, उस मैरिज होम में गए, उस मैरिज होम वाले से आपने कहा कि भाई साहब 1,000 लोगों की दावत करनी है, ब्याह करना है, अपना कर लो या किसी का भी करवा दो, ठीक है। वो कह लगा ठीक है। हमने कहा सारा काम तुम्हें करना है, हम पूरा मैनेजमेंट सब कुछ तुम्हें दे रहे हैं जिम्मेदारी, हम आएंगे सिर्फ तैयार होकर सज धज के और अपना शादी वादी करके यहाँ से चले जाएंगे, सब कुछ तुम्हें देखना, पैसे बोलो। उसने कहा भाई साहब 20 लाख रुपए लगेंगे। हमने कहा सब कुछ 20 लाख में? उसने कहा हाँ 20 लाख में। बहुत बड़ी अमाउंट है 20 लाख। बात हो गई, तय हो गई, 20 लाख होगा, ठीक है। अब मुझे बताओ, हमने उससे कहा ठीक है हम तुझे 20 लाख देंगे, हमारा एक काम करवा दे। अगर बाई चांस कुछ भी मिस हैपनिंग हुई, कुछ गड़बड़ हुई, अगर मैरिज होम वाले के 20 लाख की जगह 25 लाख रुपए खर्च होने लग गए, कुछ गड़बड़ हो गई, उसके जिससे उसने कर रखा था उसमें कुछ आग लग गई, खराब हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई, उसको फिर नया मंगाना पड़ा क्योंकि तुम्हारी पार्टी तो होनी है, तो उसको सब अरेंजमेंट दोबारा करना पड़ा, क्या आप उसे 25 लाख रुपए दे दोगे, या सिर्फ 20 लाख में तय हुआ था तो 20 लाख दोगे? अब मैं तुमसे जवाब जानना चाहता हूँ कि आप आंसर में क्या लिखोगे, 20 लाख रुपए देंगे सर उसको क्योंकि हमारा तय 20 लाख में हुआ था, या उसकी कुछ गड़बड़ से, उसकी आग लगने से उसकी दिक्कत हुई और उसने 25 लाख रुपए उसके खर्च हो गए हमारी शादी करवाने में, तो हम उसे 25 लाख देंगे। अब कौन कौन बच्चा 25 लाख लिखना चाहता है और कौन 20 लाख लिखना चाहता है, लिख दो। अब के बाद में तुमसे इस वाले पॉइंट पे बात करूंगा। 20 लाख 20 लाख 20 लाख 20 लाख 20 लाख 20 लाख, भाई साहब क्या बात बच्चों, मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम सारे बच्चे बहुत दिमाग ले रहे हो। तुम अगर ये वाली बात समझ सकते हो ना, तो इसका मतलब तुम अकाउंट का हर एक क्वेश्चन कर सकते हो किसी भी चैप्टर का, क्योंकि तुम्हें सब पता है। अब रुक जाओ बस, मैं समझ गया, समझ गया मैं। अब डिसाइड करा 20 लाख 20 लाख, ठीक है। अब रुक जाओ, वेट, टाइम प्लीज, रुक जाओ 1 मिनट। अब ऐसे सुनो, डिसोल्यूशन का काम होना था, हम अपने एक पार्टनर के पास पहुंचे, सारे मतलब एक बिजनेस, एक पार्टनर को बीच में बिठा लेते हैं, कहते हैं भाई साहब सारा काम तुम देख लोगे, हम तुम्हें अपॉइंट कर रहे हैं लुक आफ्टर डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन का काम सारा तुम्हें देखना है, इसके लिए कितने पैसे ले लेंगे लेोगे? उसने कहा मुझे रेम्यूनरेशन, तो मुझे कमीशन दे देना 26,000 रुपए की। हमने कहा क्या तुम एग्री हो रहे हो कि सारा डिसोल्यूशन का खर्चा करोगे, बियर करोगे डिसोल्यूशन? उसने कहा हाँ बंधु एग्री टू बियर डिसोल्यूशन एक्सपेंस। एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंस 36,000, असली में 36,000 का डिसोल्यूशन एक्सपेंस हुआ। क्या अब तुम उसको बंधु को 36,000 रुपए दोगे? जब बंधु से पहली बात हुई थी हमने 26,000 रेम्यूनरेशन देने की बात की थी, तो बंधु को सिर्फ 26,000 रुपए दोगे। अब मुझे ये बता दो, बात खत्म। 26 से एंट्री बनाओगे 36 से? छब्बीस 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 छब्बीस, खत्म भाई साहब, खत्म। आ जाओ, एंट्री बनाने चल रहे हैं, एंट्री बनाने चल रहे, बस जैसे पेमेंट करनी है कुछ लाइबिलिटी वगैरह, जैसे कुछ भी पे करते हैं, पे ही तो करेंगे हम, बंधु को या किसको भी पे करें तो पे है। तो रियलाइजेशन डेबिट होता है, टू अगर लाइबिलिटी या कुछ भी पे करते हैं तो कैश को क्रेडिट करते हैं, लेकिन इस बार कैश की जगह पार्टनर को कर रहे हैं, तो पार्टनर का नाम बंधु, सबका नंदू, कैपिटल अकाउंट, 26,000 से एंट्री, वेरी नाइस। देख लो भाई साहब, लिख लो। तो ये हो गई हमारी कुछ एंट्रीज जो हमने आपको बना के दिखाई बड़ी इसी वाले स्लाइड पे, कि जब भी जर्नल एंट्री का क्वेश्चन आ जाए तो टेंशन मत लेना, सिर्फ 1 मिनट आंख बंद करके एनालाइज करना कि क्या क्या सीखा हुआ था, और फिर रियलाइजेशन डेबिट, रियलाइजेशन क्रेडिट, रियलाइजेशन डेबिट, रियलाइजेशन क्रेडिट, ऐसे करते चले।
एक और क्वेश्चन करके दिखाऊंगा जर्नल एंट्री का ही, फिर होमवर्क में बाद में दूंगा क्योंकि मेरा तो जी कर रहा है एक और क्वेश्चन करवाने का। और मैं क्या बनवाऊंगा, तुम ही बनाओगे, बस तुम हेल्प करना, मैं तो बस लिखूंगा। रियलाइजेशन डेबिट क्यों होगा बेटा? रियलाइजेशन डेबिट इसलिए होगा क्योंकि जब भी आप कोई पेमेंट करते हो, किसी को भी पैसा देते हो, चाहे पार्टनर को दे रहे हो, चाहे बाहर वालों को पैसा दे रहे हो, रियलाइजेशन डेबिट। जब भी आपको पैसा मिलता है एसेट बेच के किसी भी वजह से, तो रियलाइजेशन क्रेडिट, यही तो सीख रहे हैं। तो यहाँ पे आप पार्टनर को पैसा दे रहे हो 26,000 रुपए, तो रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर, सिंपल। आओ क्वेश्चन देखो जरा। पास दी नेसेसरी जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री आपको पास करनी है। देयर वाज एन आउटस्टैंडिंग बिल, आउटस्टैंडिंग बिल बोले तो लाइबिलिटी जो कि 20,000 रुपए की थी, पे कर दी। लो जी, लाइबिलिटी पे करने की एंट्री क्या बनाऊं प्यारे बच्चों, बोलो बच्चों? 500 में, 500 में आ जाओ जी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000, 20,000 क्योंकि पेड कर दिया लाइबिलिटी। कोई बच्चा ये तो नहीं कहना चाहता सर आउटस्टैंडिंग बिल क्यों नहीं लिख रहे? बोलो बच्चों, आउटस्टैंडिंग बिल क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि सर जी रियलाइजेशन अकाउंट से पे करते वक्त लाइबिलिटी वाइबिलिटी का नाम नहीं लिखा जाता, सिर्फ लाइबिलिटी को पे करके दिखाया जाता है, क्योंकि ये काम रियलाइजेशन का है। अब दूसरी एंट्री, फर्म हेड स्टॉक, फर्म के पास 80,000 का स्टॉक था। टीना कह रही है कि मुझे 50%, 50% मतलब आधा स्टॉक मुझे दे दो 20% डिस्काउंट पे। हमने कहा ठीक है, ओके। खेल रही है टीना बेटा, खेल रही है, वर्ड प्ले है ये। 80,000 रुपीज के स्टॉक में से कह रही है टीना मैं 50% स्टॉक ले लूंगी। मैंने कहा आधा ही बोल देती मैडम, 80,000 का 50% मतलब 80,000 का आधा 40,000, 40,000 का स्टॉक लेने जा रही थी। कहने लगा प्लीज, रोन लगी, कहने लगी डिस्काउंट दे दो प्लीज, डिस्काउंट दो। मैं ले सकल ऐसी बना रही है, ले डिस्काउंट ले। 40,000 का 20% डिस्काउंट दे दो उसे, 4 2 जा 8, 8,000 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया। तो 40 में से 8 माइनस हुए 32,000 रुपए में उसने हमसे स्टॉक टेक ओवर कर लिया। बताओ, एसेट जा रही है, एसेट, तो रियलाइजेशन क्रेडिट। अब की बार पैसा नहीं आएगा क्योंकि पार्टनर इन्वॉल्व हो गया है, पार्टनर इन्वॉल्व हो गया तो पार्टनर का नाम टीना कैपिटल डेबिट 32,000। कोई बच्चा एक पूछेगा कि 32 कैसे, 32 कैसे आया? तो बच्चे पहले 80 का आधा किया 40, 40 में से भी 20% कम कर दिया, तो 40,000 का 20% निकालो 8,000 आएगा, तो 40 में से 8 कम कर दो। और कहते हैं जो बचा हुआ स्टॉक था उसको 52,000 में बेच दिया। तो मैंने कहा बेच दिया, एसेट को फिर बेचा, तो रियलाइजेशन फिर क्रेडिट। और डेबिट में इस बार कैश लिख दो क्योंकि इस बार पार्टनर का नाम नहीं है, तो कैश। बचा हुआ स्टॉक 52 में बेच दिया, तो सीधा 52 लिख दो। आप कहोगे सर बच तो 40 का रहा था। मैंने कहा इससे मतलब ही नहीं था कितने का, बेचा कितने में, 52 में। ये लिखा 52 में बेच दिया, ठीक है जी। फर्म हैड 100 शेयर 10 रुपीज ईच वर टेकन ओवर बाय दी पार्टनर्स एट मार्केट वैल्यू 20। तो शेयर थे कंपनी के पास, फर्म के पास शेयर में इन्वेस्टमेंट थी, मतलब फर्म की एसेट थी। 30 रुपए का एक था, तो 100 इंटू 20 कर दो, कितना आ गया? 2,000। कहते हैं 2,000 रुपए का स्टॉक, 2,000 रुपए का मतलब 2,000 के शेयर, 100 इंटू 20 करोगे 2,000। पार्टनर्स ने टेक ओवर कर लिए, मतलब एसेट को पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया, किस रेशियो में? 3:2। 100 शेयर थे, 10 का था एक, जब कभी मैंने लिया था बिजनेस ने, लेकिन अब वो 20 रुपए पर बिक रहा है, तो 100 की 20 में मल्टीप्लाई करोगे तो 2,000 रुपए पे, वो भी पार्टनर ने ले लिया उसको 3-2 में। पहले बताओ, इस जो शेयर्स हैं वो तो हमारी एसेट होगी ना, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी, इन्वेस्टमेंट एसेट होती है। एसेट को बेचा, एसेट को बेचा तो रियलाइजेशन क्रेडिट। डेबिट में क्या लिखोगे? तो क्यू आर ए, और वो क्या कहते हैं, नाम क्या है इसमें पार्टनर के, कुछ नाम वाम है क्या? टीना और रीना, टीना और रीना ने इसको टेवर किया, तो पार्टनर का नाम लिख दो, टीना और रीना कैपिटल। डेबिट, डेबिट कितने रुपए? 2,000। किस रेशियो में? 3:2, 3-2-5। तो 2,000 को 3-2 में बांटना, बच्चे बताएगा कोई बच्चा कितना आएगा 3-2 में बांटेंगे तो? 1200 और 800 आएगा। कैसे? 3 और 2 5, 5 से 2,000 को डिवाइड करो, 400, 4 3 12, 4 2 8। बांटना आप सबको आता है, आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, तो इसलिए बस मैंने आपको डायरेक्ट करके दिखा दिया। कहते हैं रियलाइजेशन के नाम से खर्चा हुआ, तो खर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। ऊपर करो। रियलाइजेशन के नाम का खर्चा हुआ,
4,000 रुपये, थोड़ा कम दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, जूम कर लेना, मैं पढ़ रहा हूँ, 5वां पॉइंट है, पीडीएफ डालूंगा उसमें देख लेना। रियलाइजेशन में 4,000 रुपये खर्च हुए, रीना ने पे करे। अभी रीना को पे करने थे, ये नहीं लिखा कहीं भी कि रीना से बात हुई थी, हम तुझे इतने देंगे, तू उतने नहीं, सीधा एक बिजनेस को 4,000 रुपये खर्च करना था, वही मम्मी को कुछ सामान मंगाना था, आपसे कहा बेटा तो अपने पैसे से लिए, वही वाली बात। ओके, अब समझ रहे हो, आप पकड़ रहे हो बात को धीरे धीरे अब तुम। तो बताओ जी, अगर कोई भी पेमेंट होगी तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, सिंपल। क्रेडिट में क्या लिखूं? सर पार्टनर का नाम आ गया, मैंने कहा ठीक है, तो रीना लिख दो, कैपिटल 4,000। एंट्री नंबर 5, टीना हैड गिवन लोन 40,000 टू द फर्म व्हिच वाज ड्यूली पेड। लो जी, टीना का लोन, क्या रियलाइजेशन लिखूं? टीना के लोन के लिए क्या रियलाइजेशन यूज करूं? नो, रियलाइजेशन की जगह क्या लिखूं? टीनास कैपिटल, सॉरी सॉरी, टीना लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक। आप कहोगे दोनों लिख दिया आपने फिर से, मैंने कहा मर्जी है, मैं तो एक भी लिख सकता हूँ, तो तुम्हारा मन करे। और लास्ट पॉइंट, रीना एग्री टू पे हर हस्बैंड लोन, हस्बैंड का लोन। रीना और टीना तो पार्टनर है, तो रीना टीना में से जो रीना का हस्बैंड है, क्या वो टीना का पार्टनर हो सकता है? असंभव। वो तो वो तो भाई साहब हुए, जीजा जी हुए, तो जीजा जी का लोन तो आउटसाइडर लोन है। तो रीना एग्री टू पे, मेरे जीजा जी नहीं है, रीना पे कर रही है अपने हस्बैंड का लोन, तो मतलब टीना के जीजा जी का लोन पे किया जा रहा है 10% डिस्काउंट पे, तो वो तो आउटसाइडर लोन ही है, रियलाइजेशन से पे किया जाएगा। तो एंट्री बनाओ, रीना एग्री टू पे ऑफ हर हस्बैंड लोन 10,000 एट डिस्काउंट। कैसे पे कर दूं इसको, बोलो जल्दी। लाइबिलिटी की पेमेंट करनी है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि लाइबिलिटी की पेमेंट में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होता है। टू, रीना पे कर रही है तो रीना कैपिटल, पार्टनर का नाम आते ही पार्टनर का अकाउंट लिखना है, 10,000 10,000। चलिए जी, बहुत बढ़िया, वेरी सिंपल, वेरी इजी। ठीक है जी, आ रहा है मजा? नेवर, हाँ जी नेवर, नेवर ही कहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं अब। चलिए, ये मैं यहाँ पे इसलिए नहीं रोक रहा हूँ क्योंकि मैं आपको पीडीएफ डाल दूंगा इसकी, ठीक है? तो जी, अकाउंट बनाने के लिए आ गया एक क्वेश्चन, रियलाइजेशन अकाउंट। लास्ट में लिखा है प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, आपको दिखेगा नहीं क्योंकि बहुत छोटा लिखा है, मैं अभी बड़ा कर दूंगा स्क्रीन को। पहले रियलाइजेशन अकाउंट बना देता हूँ। क्रेडिट, डेबिट, यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, उसके बाद लिखा हुआ है ये प्रोमिस प्रोमिस, क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। बाकी तुम्हें पीडीएफ में तो सब दिख ही जाएगा, बाकी मैं बोलूंगा उसमें भी सुन लेना। तुम तब तक एडजस्टमेंट पढ़ो, 1 मिनट, एडजस्टमेंट पढ़ो तुम। सर जी सारी एंड कैश से ही या फिर बेटा कैश लिखो बैंक लिखो तुम्हारी मर्जी, दोनों में पूरे नंबर मिलेंगे। सर क्वेश्चन, कंसेप्ट अलग नहीं होता, क्योंकि अगर कंसेप्ट अलग होता तो आता ना, कंसेप्ट अलग नहीं होता। और जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए जा रहे हैं ना, वो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं, जो क्वेश्चन आपको यहाँ कराए जा रहे हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट। और कंसेप्ट अलग नहीं होता, बस एक दो बात एक्स्ट्रा लिखी हो सकती है, ऐसा हो सकता है, तो लिखा हुआ है उसको आपको कर लेना चाहिए। चलिए जी, तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ, जरा एक बार मैं देख लेता हूँ। चेक पेमेंट में कैश और बैंक, चेक तो बेटा नाम ही चेक लिखा है, तो बताओ फिर कैश क्यों लिखोगे, फिर तो बैंक ही लिखोगे, ऐसी बात कर दी। छोटी बात नहीं, छोटी बात हो गई यहाँ पे, अब थोड़ी सी बात हुई है। चेक आए तो भी क्या कैश लिखेंगे, कितने तेजस्वी लोग हैं बताओ। आ जाओ तो फिर शुरू करते हैं। भाई साहब एक क्वेश्चन दिखा, रियलाइजेशन अकाउंट बनाने को बोला, हमने कहा सारी लाइबिलिटी को उठाओ, रियलाइजेशन में पटक के मारो। बताओ जी, रियलाइजेशन अकाउंट लाइबिलिटी साइड क्रेडिट साइड देंगे ना, लाइबिलिटी तो उठ रहा है क्रेडिटर्स, बाई क्रेडिटर्स 1,90,000, बाई बिल्स पेबल, शॉर्ट में लिख रहा हूँ बिल्स पेबल 1,10,000, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड
50,000। मिसिज सन्नी भाभी का लोन है बेटा, सन्नी वो भी पार्टनर है, मिसिज सन्नी भाभी का लोन है, बताओ क्या करूं भाभी के लोन का? सर बाहर वालों का लोन है, इधर लिखो, मैंने लो मिसिज सन्नी लोन 55,000। पार्टनर का लोन है, पार्टनर का लोन, वो भी लोन, हाथ मत लगाना, रियलाइजेशन में मत भेज देना, छोड़ दो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, मैंने कहा यही एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ऐसा है जिसको लेकर रियलाइजेशन में जाना पड़ता है, तो बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड 30,000। क्या कैपिटल ट्रांसफर करूं? नहीं तो छोड़ दो। एसेट साइड आ जाओ, बैंक नहीं, हाथ मत लगाना, बैंक कैश नहीं जाता। फिक्स्ड एसेट जाएगा, टू फिक्स्ड एसेट जाएगा जाएगा जाएगा, नहीं लग रहा नहीं लग रहा, आ रहा, आ जाओ आ जाओ, नहीं लग रहा, अब लग गया। टू स्टॉक जाएगा, इन्वेस्टमेंट जाएगा जाएगा, डेटर जाएगा, अच्छा डेटर 1,77,000 है और डेटर पे प्रोविजन भी बन रहा है, तो प्रोविजन को इधर की तरफ लिख देना, माइनस है ना, प्रोविजन फॉर डेटर, क्योंकि उसमें से माइनस कर रखा है, तो हम माइनस ना करके हम डेबिट का माइनस क्रेडिट साइड दिखा देते हैं। अदर फिक्स्ड एसेट जाएगा जाएगा जाएगा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं जाएगा, लॉस है। सन्नी का लोन, भाई साहब सन्नी का लोन भी नहीं जाएगा, पार्टनर का लोन में जाता, ध्यान रखना, अरे भूल मत जाना भाई साहब, नहीं जाएगा, पार्टनर के लोन वोन में जाते हैं। ठीक है जी, ओके, अब आ जाओ एडजस्टमेंट, ओके एडजस्टमेंट को ऊपर रख देते हैं। पहली एडजस्टमेंट लिखी है, सन्नी प्रॉमिस कर रहा है कि वाइफ का लोन पे कर देगा, मैंने कहा चल वापिस जा, आ जाओ, ये लिखा वाइफ का लोन, पार्टनर कह रहा है मैं पे कर दूंगा, जब भी पेमेंट की जाएगी तो अपोजिट साइड आना पड़ेगा, सन्नी कह रहा है मैं पे कर दूंगा, तो हमने कहा टू सन्नी कैपिटल, कितने रुपए का लोन है? 55 का, लो जी 55,000 रुपए, 55,000 का लोन सन्नी ने पे कर दिया, तो हमने यहाँ पे सन्नी कैपिटल लिख दिया। बेटा इधर की चीज पे होगी तो इधर, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते वक्त ऐसे ही करते हैं, एसेट को पे करेंगे, पेमेंट बेचेंगे तो इधर ये करना है। पार्टनर का नाम है तो पार्टनर, ना लिखा हो तो कैश या बैंक का नाम लिखेंगे, वेरी सिंपल वेरी इजी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, पहली एडजस्टमेंट हो गई। दूसरी एडजस्टमेंट में क्या लिखा है? Bobby took over stock 20% discount at 80% of the investment and अच्छा Bobby took over कर रहा है 20% डिस्काउंट पे तो स्टॉक, और 80% ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट, दो चीजें टेक ओवर करने को कह रहा भाई साहब। मैंने कहा ठीक है, स्टॉक और एसेट इन्वेस्टमेंट दोनों इधर लिखी है, तो इधर आ जाओ भाई, कौन कह रहा है? बॉबी, तो हमने कहा बॉबी कैपिटल, बॉबी कैपिटल, क्योंकि कैश में नहीं बेच रहा, पार्टनर का नाम है, क्या क्या टेक ओवर कर रहा है? एक तो स्टॉक टेक ओवर करने को कह रहा है और एक इन्वेस्टमेंट टेक ओवर करने के लिए कह रहा है। मैंने कहा ठीक है ले पकड़, अभी पकड़ाता हूं तुझे। 20% तो स्टॉक को डिस्काउंट पे, तो 86,000 का 20% निकालो, कैलकुलेटर से कर लेता हूं। 86,000 का 20%, 66,800 पे तो उसने स्टॉक को टेक ओवर कर लिया, और कहते हैं इन्वेस्टमेंट 80% इन्वेस्टमेंट, 1,04,000 का 80%, 1,08,000 का पहले 80% निकालो, 1,08,000 का 80%, 86,400, 86,400 को भी वो 10% डिस्काउंट पे ले जा रहा है। हमने कहा ओके, माइनस 10%, तो 77,760 पर टेक ओवर कर लिया उसने। तो दो चीजें हुई बेटा यहाँ, एक तो उसने स्टॉक को टेक ओवर करा, स्टॉक सारा ले गया पर 20% डिस्काउंट पे, इन्वेस्टमेंट सारा नहीं, इसमें से 80% इन्वेस्टमेंट को उसने 10% के डिस्काउंट पे ले लिया। कहते हैं डेटर है 60,000 रुपए के, वो पेमेंट करने आ गए आज, 2 महीने का ड्यू था लेकिन टाइम से पहले पैसा दे रहे हैं, और ही वॉज अलाउड 9% डिस्काउंट, क्योंकि उन्होंने जल्दी पैसे दे दिए हैं। देखो 60,000 रुपए के डेटर थे जिन पे 60,000 उधार था, वैसे तो डेटर हमारे कितने रुपए के हैं? 1,77,000, इसमें से 60,000 रुपीज के डेटर जिन पे थे, कहाँ गया ये रहा, वो 2 महीने से 2 महीने के लिए उधार दिया था हमने उनको सामान, भाई हमने किसी को उधार बेचा 2 महीने के लिए, लेकिन वो जल्दी आगे पैसा देने, क्योंकि हमारा बिजनेस आज बंद हो गया, तो हमने उनको फोन करा भाई साहब पैसे दे दो, तो वो आज ही पैसे दे गए, जबकि 2 महीने बाद देने थे, तो खुश होकर हमने उन्हें 9% का डिस्काउंट दिया है। तो 60,000 के ऊपर 9% का डिस्काउंट 2 महीने के हिसाब से, 9% मतलब 100, और 2 महीने 2 6 12, 6 से 1
2 जीरो से 2 जीरो, मतलब 900 का डिस्काउंट दे दिया। तो 60,000 में से 900 रुपए माइनस कर दो, तो कैश, क्योंकि एसेट बिकेगी तो पैसा आएगा। कितने रुपए डेटर से? 60,000 वालों से 900 रुपए माइनस करके 59,100 रुपीज मिले। आगे बढ़ते हैं। क्रेडिटर्स को पेड कर दिया हमने 1,75,000। लो जी, क्रेडिटर इधर लिखे हैं तो पेमेंट कर दो इधर की तरफ, कैश या बैंक, कुछ भी लिखना आपकी मर्जी है, पहले बता दिया है। अब क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दो कितने रुपए की? 1,75,000 की फुल सेटलमेंट में। बच्चों यहाँ पे छोटा सा लिख रखा है मैंने, आपको अगर कम भी दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं, पीडीएफ में से देख लेना। 1,75,000 की पेमेंट कर दी। और क्या लिखा है? 90% ऑफ द अदर एसेट रियलाइज हो गई 1,98,000 में। लो जी, एसेट रियलाइज हो गई, अदर एसेट 1,98,000 में अदर एसेट बेच दी कैश में, 90% ऑफ अदर एसेट। एंड जो बची हुई एसेट थी उनको 15% के डिस्काउंट पे बेच दिया। तो देखो अदर एसेट कितनी थी? 3,80,000 रुपए की। बेटा सुन लो जरा, 3,80,000 रुपए की एसेट थी, दिख रहा है? एक मिनट रुको, पर यार ये तो कैलकुलेटर तो बच्चों उसमें ही चलता है, काले उसमें ही चलता है, पता नहीं कैसे सफेद होता है, मुझे चलाना ना आता फोन ठीक से। 3,80,000 रुपए की अदर एसेट थी, इसमें से 90 मतलब इसकी 10% एसेट ही बची, बाकी सारी बेच दी। तो 30, 3,80,000 में से 90% चली गई तो 38,000 की एसेट बच रही थी, 38,000। 10% एसेट बची हुई थी, इस 10% को भी 15% के डिस्काउंट पे बेच दिया तो 32,200 पे बेच दिया। तो रिमेनिंग अदर वाली फिक्स्ड एसेट कितने में बेच दी? 32,300। अब कहोगे कैलकुलेशन बहुत जल्दी कर दी तुमने। मैंने कहा मेरी बात सुनो, ये थी टोटल अदर फिक्स्ड एसेट, इसका 90% कितना बनता है उससे मतलब नहीं है, वो मैंने 198 में बेच दी, तो मेरे पास कितनी रहेगी? सिर्फ 10%। भाई कोई चीज 90% बिक गई तो 10% बची। 3,80,000 का 10% मतलब 38,000 बच रही थी। 38,000 पे भी मैंने 15% डिस्काउंट लगाकर उनको भी बेच दिया, तो वो 32,300 में बिक गई। कहते हैं बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट जो था वो 75% वैल्यू पर बेच दिया। अब आप मुझे बताओ कितना इन्वेस्टमेंट मेरे पास बच रहा था? तो कहीं पे मेरा इन्वेस्टमेंट लिखा था 80% इन्वेस्टमेंट को बेच दिया था मैंने। तो जरा देखो, इन्वेस्टमेंट 1,04,000 था, 1,04,000 का जो इन्वेस्टमेंट था उसमें से 80% इन्वेस्टमेंट जा चुका, 1,08,000 में से 80% इन्वेस्टमेंट में बेच चुका था। 21,600 रुपए का इन्वेस्टमेंट बच रहा था, उसको मैंने 75% पे बेच दिया, मतलब 16,200 पे। तो लो इन्वेस्टमेंट भी बेच दिया, 16,200 पे इन्वेस्टमेंट बेच दिया। उसके अलावा जो फिक्स्ड एसेट थी उनसे 110% रुपए आए हैं। फिक्स्ड एसेट से कितने रुपए हैं? 110%। ये रही फिक्स्ड एसेट 70,000, 70,000 का 110% निकालोगे फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट का 110%, तो 70,000 का 110% निकालोगे तो 77,000 आएगा। कैसे निकालोगे? 70,000 70,000 का 110 अपॉन में 100, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 7,000 इंटू 11, 77,000। ये भी बेच दिया। उसके बाद और कुछ लिखा है? अरे सब कुछ दे दो यार, तुम तो अंत की कर दी, मान के दे रहे। देयर वाज एन ओल्ड फर्नीचर, कोई पुराना फर्नीचर था, बुक में नहीं था। अब वो भी कह रहा है कि मैं इस फर्नीचर को 41,000 रुपीज में ले जाऊंगा अपने लोन की एवज में, अपने लोन की एवज में, मतलब लोन था हमारे पार्टनर का, और कहता है मैं इसको ले लूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई साहब ले जाओ, लो इधर लिख देते हैं लोन की एवज में कितने, और बोविट टुक अवे द सेम फॉर 41,000 अगेंस्ट हिज लोन, 41,000 रुपीज में ले गया। लो 41,000 में ले गया तो 41,000 लिख देते हैं, देख लेना, एक मिनट रुको। सन्नी का लोन कौन है? वो भी का लोन कितने रुपए का है? 85,000 का है। ओके ओके रुक जाओ फिर एक मिनट, बॉबी का 85,000 का लोन था। तो बॉबी कह रहा है कि मैं एक ओल्ड फर्नीचर जो कि बुक से खत्म हो चुका था उसको 41,000 रुपए पे ले लूंगा और बाकी का अपना कैश में ले लूंगा। तो हमने कहा जितने रुपए का वो हमसे फर्नीचर ले जा रहा है उतने के लिए रियलाइजेशन लिखेंगे, तो हमने सिर्फ 41,000 रुपए के लिए रियलाइजेशन लिखा, बाकी बाकी तो रियलाइजेशन के बाहर पे होगा। पार्टनर का कोई भी लोन रियलाइजेशन में नहीं लिखा जाता, लेकिन अगर फर्नीचर जा रहा है तो फर्नीचर एक ऐसी एसेट है जो रियलाइजेशन में लिखी जाती है, इसलिए हमने रियलाइजेशन का नाम लिख दिया। इसके बाद क्या है? रियलाइजेशन एक्सपेंस 20,000 रुपए का सन्नी ने और बॉबी ने बराबर बराबर पे कर दिया यहाँ पे। तो बताओ इधर की तरफ लिख दूं, टू सन्नी कैपिटल टू बॉबी कैपिटल, दोनों खर्चा कर रहे हैं बिजनेस के बिहाफ पे कुछ 20,000 रुपए। तो हमने कहा 10,000 रुपए दोनों के अकाउंट में डलवा देंगे बाद में। मम्मी ने कहा कि तुम कुछ सामान लियो, अभी तुम पैसे दे दो, बाद में हम दे देंगे। तो पार्टनर ने दिए 20,000 रुपए, तो हमने इनके अकाउंट में डाल दिए। अब कुछ तो नहीं बच रहा। अब देखो बिल्स पेबल के बारे में कुछ नहीं लिखा। अब ऐसी कोई भी लाइबिलिटी जिसके बारे में इंफॉर्मेशन ना हो उसको तुम खुद से पे कर देना।
तो एक तो बिल्स पेबल वालों को पैसे दे दो पूरे 1,10,000। आप कहोगे सर यहाँ तो नहीं लिखा, यहाँ नहीं लिखा इसीलिए बता रहा हूँ, जब भी किसी लाइबिलिटी से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो खुद से पे कर देना। उसके अलावा ईपीएफ 50,000 का था, इसके बारे में भी कुछ नहीं लिखा, तो ईपीएफ भी खुद से पे कर दो कैश बैंक से। कितना? 50,000 रुपए। बस मिसिस सन्नी का लोन पे हो गया, आईएफआर एक रिजर्व है, इसको कुछ नहीं करना होता, तो ये सब हो गया। फिक्स्ड एसेट हो गई, स्टॉक हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, डेटर हो गया, अदर फिक्स्ड एसेट हो गए, सब हो गया। बस प्यारे बच्चों, अब मैं तुम्हें एक छोटा सा काम बता रहा हूं टोटल करने का। इनको करना टोटल, देखना किधर की साइड का ज्यादा है, जिधर की साइड का ज्यादा हो पहले उधर का टोटल करना, उस टोटल को दोनों तरफ लिख के कम वाला घटा देना। और मुझे कल जब मैं क्लास लेने आऊंगा, या मुझे ग्रुप है, हमारा ग्रुप में बना हुआ है ना, उस पर सब बच्चों को इसका आंसर लिख के बताना है मुझे कि प्रॉफिट आया, ये क्वेश्चन में लॉस, प्रॉफिट आया तो कितना और कितना बटेगा, और लॉस आया तो कितना और किस पार्टनर को कितना मिलेगा, मतलब किस पार्टनर मतलब बॉबी और सन्नी को किसको कितना कितना मिलेगा। ये आपका होमवर्क है, पीडीएफ डल जाएगी थोड़ी बहुत देर में शाम तक, ठीक है जी। तो ये रियलाइजेशन अकाउंट हमने कंप्लीट करा, कितना आसान था, है ना। मैंने जानबूझ के एक ऐसा क्वेश्चन लिया जिसमें सारी भसड़ कर दी, इतना मिक्सअप कर दिया जिससे तुम्हारे दिमाग के जाली ताड़ दूं, बिल्कुल इस तरीके से करा कि कौन सी चीज कहाँ लिखी जाती है, कैसे लिखी जाती है। और मेरे पढ़ाने का एक ही तरीका है कि मैं खुद 2x पे पढ़ाता हूँ। तुम 2x करके देखोगे तो सिर को ऊपर चला जाएगा, क्योंकि मैं खुद बहुत स्पीड से पढ़ाता हूँ, इसलिए कि आजकल के बच्चों को स्लो मोशन में कोई भी काम करना पसंद नहीं है। अब मैं बढ़ाऊं। हाँ जी बच्चों, तो स्वागत है आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में। आज हम सीखेंगे डिसोल्यूशन की जर्नल एंट्री बनाना और इसका रियलाइजेशन अकाउंट बनाना। कल ही पकड़ लगोगे तो मतलब मन मन में, वरना यहाँ पकड़ोगे तो यहाँ से तो मैं तुम्हें ब्लॉक मार दूंगा, पैसे भी बढ़ गए तुम्हारे और तुम वीडियो भी नहीं देख पाओगे। तो कहने का मतलब तो मैं इसलिए तुम्हें 2x पे पढ़ाता हूँ, ठीक है। चलिए, मुझे बड़ा मजा आया पढ़ा के, मतलब इंजॉय करना चाहिए पढ़ाते वक्त मुझे भी और आपको पढ़ते वक्त भी। टेंशन लेके करोगे तो कुछ कभी भी मजा आएगा ही नहीं, ना कुछ समझ पाओगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत ज्यादा मजा आया होगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बोले तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ, इशू ऑफ शेयर्स या इशू ऑफ शेयर कैपिटल या अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, बेसिकली चैप्टर का नाम है। 13 से 14 मार्क्स की कवरेज करता है वो, 24 मार्क्स की बुक है, तो अगली 2 वीडियोस उन 2 चैप्टर से रिलेटेड रहेंगी। आप बच्चे घर पे पढ़ाई करते रहना। हाँ, अगर आपका कोई डाउट है तो एक बार लिख दो, मैं उसको देख लेता हूँ। सर, आपने पिछले क्वेश्चन में 10% डिस्काउंट डिडक्ट नहीं किया है। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर मैं भूल गया हूँ तो आप कर देना उसको, है ना। 10% अगर मैं भूल गया हूँ करना तो करके लिखना आप, जिसको पता है 10% कटे तो कर लेना। सर, कल मेरे वाइवा है अकाउंट का। ऑल द बेस्ट बेटा, आपका बहुत अच्छा वाइवा जाने वाला है, आपके बहुत अच्छे नंबर भी आने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके टीचर आपको 20 में से 20 नंबर देंगे, और अगर कुछ गड़बड़ हुई छोटी मोटी तो आपको 19 नंबर से कम बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। सर, कल मेरा वहाँ वाइवा, टेंशन मत लो, टेंशन फ्री रहो। सर, कंसेप्ट समझ आ गए। अरे वाह बेटा, बस मैं यही तो चाहता हूँ कि आपके मुंह से बाद में ये निकले पेपर, वो पूरे क्लास होने के बाद, कि मजा आ गया और कंसेप्ट समझ में आ गया। बस ये इसीलिए तो जी जान लगाता हूँ मैं। और आप ये लगा लो कि आपको ये लग तो रहा होगा कि आपने जो महीने में हर महीने ट्यूशन की फीस दी होगी या कुछ भी पैसा खर्च किया होगा, कि उसके मुकाबले में 289 में पता नहीं तुम्हें क्या ही चीज़ प्रोवाइड करा रहा हूँ। क्या आप मानते हो कि मैं 289 रुपये के हिसाब से मेहनत ज़्यादा ही कर रहा हूँ? बताना मुझे, ठीक है, बताना। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं, हम मिलेंगे बहुत जल्दी। अपना ख्याल रखना बेटा, बाय बाय, टेक केयर।